दिसंबर 2024 में आईसीटी के यूनिट से पूछा गया ये सवाल है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। आइए इसको समझते हैं। हमने आपको मेमोरी के बारे में और मेमोरी के कन्वर्जेंस के बारे में बतला ही दिया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंप्यूटर मेमोरी साइज, अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी साइज से संबंधित स्टेटमेंट दिया गया है। ए से लेकर डी तक ए बी सी डी में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में सत्य है। तो पहला जो विकल्प दिया है 25 KB इज लार्जर देन 100 MB, कह रहा है कि 25 KB 100 MB से बड़ा होता है। अगर आप देखेंगे तो 1024 KB बराबर होता है 1 MB, तो ये 1 MB के भी बराबर नहीं है, तो वो सत्य कैसे हो सकता है, अर्थात ये विकल्प आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड दिया है 999 MB इज लार्जर देन 50 GB। अगर आप देखेंगे 1 GB इक्वल टू कितना होता है, आपको पता ही होगा 1024 MB, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 999 MB दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई 50 GB से बड़ा होगा, तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ये 1 GB से ही नहीं बड़ा है, तो 50 से कैसे बड़ा होगा, तो ये विकल्प भी गलत होता है। थर्ड विकल्प पे आते हैं, लिखा है 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB, कह रहा है कि 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB। ये बात सही है। अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 1024 KB बराबर होता है 1 MB के। 1024 KB बराबर होता है किसके, 1 MB के। और अगर 1 GB बराबर किसके होगा, 1 GB बराबर होगा 1024 MB के, 1024 MB के। अब 1024 MB किसके बराबर होगा, तो आप इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 1024 गुणे 1024 करेंगे तो ये बन जाएगा 10,48,576, ठीक है। इतना क्या बन जाएगा, केबी बन जाएगा, इतना केबी बन जाएगा। तो 1 GB में होता है 10,48,576 केबी। तो ये दिया कितना है, केवल 3500 केबी, और कह रहा है कि ये स्मॉलर देन है 2 GB से। भाई 1 GB से स्मॉलर है तो 2 GB से भी स्मॉलर ही होगा, अर्थात ये विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट ऑन दिया है विकल्प 2350, ठीक है। बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB। 2 KB ध्यान रखिएगा, किलो बाइट की बात कर रहा है। अगर आप 1 किलो बाइट को देखेंगे तो 1 किलो बाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट के, 1024 बाइट के। तो 1 KB बराबर होता है 1024 KB के। तो यहाँ पे दिया कितना है, 2 KB के, तो 2 KB बराबर क्या हो जाएगा, इसी से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये बन जाएगा 2048 बाइट। 2048 बाइट कह रहा है कि 2350 बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB। तो भाई 2 KB में तो केवल 2048 बाइट ही होता है, अर्थात स्मॉलर नहीं है, ये ग्रेटर है, ये बड़ा है। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको केवल सही मिलेगा, केवल सेकंड विकल्प वाला स्टेटमेंट, अर्थात सी वाला विकल्प आपको सही मिलेगा। जून 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया यह इन्वायरमेंट की यूनिट से सवाल है। आइए इसके डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लोबल लेवल फिनोमेना, ये 5 विकल्प आपको दिए गए हैं, 5 घटनाएं दी गई हैं। कह रहा है कि इन पांचों में से कौन सी ग्लोबल लेवल की कैटेगरीज में आती हैं। तो इसके लिए आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, एक एक को हम देखते हैं। पहला विकल्प जो दिया गया है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब है कि ओजोन की परत में क्षरण होना, ओजोन की परत का पतला होना, ठीक है। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है, आपको पता है, ये वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी लेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन की लेयर का क्षरण का मुख्य कारण क्या है, CFC गैसें हुआ करती हैं, इसका मुख्य कारण। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथाइल क्लोरोफॉर्म इत्यादि जो गैसें होती हैं, ये आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण बनती हैं। तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो एक ग्लोबल फिनोमिना आप कह सकते हो, ठीक है। सेकंड विकल्प है ग्लोबल वार्मिंग। भाई ग्लोबल वार्मिंग इसका नाम ही है, वैश्विक तापन, ठीक है। तो वैश्विक तापन कब होता है, जब जो पृथ्वी का मतलब कि ओजोन लेयर है, उसको सॉरी कहें स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, इसमें जब ताप बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि पूरे विश्व का ताप बढ़ जाता है। तो जहां जहां पानी बर्फ के रूप में है वो पानी पिघल कर द्रव के रूप में हो जाता है और नदियों के माध्यम से वो समुद्र में पहुंच जाता है।
तो ऐसे में क्या है कि समुद्र का स्तर भी बढ़ जाता है, दूसरा जो क्षोभ मंडल है उसका ताप भी बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपकी, ये भी एक वैश्विक लेवल की घटना है, ठीक है। और दूसरा राइज इन सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रमुख कारण है राइज इन सी लेवल में मतलब कि समुद्र के लेवल में वृद्धि होने का ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है। जो वैश्विक तापन है भाई किसके कारण से होता है, मुख्य रूप से जो वैश्विक तापन है या ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसेज के माध्यम से होता है। ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बहुत इन डेप्थ बताए हैं, बताने की जरूरत है नहीं। और फॉरेस्ट फायर भाई ये जंगल में आग लगे की घटनाएं ये लोकल लेवल पे भी हो सकती हैं, और एयर पोल्यूशन को भी हम लोकल लेवल की घटनाओं के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल की 3 घटनाएं आपको देखने को मिली। एक तो ओजोन लेयर है, डिप्लीशन है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है, और तीसरा है राइज इन सी लेवल। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका ABD राइट विकल्प बन जाएगा। जून 2024 की यूनिट से पूछा गया यह सवाल है जो कि कम्युनिकेशन के यूनिट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। पांचों विकल्प में आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है, कह रहा है कि इनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, एक तो ये तरीका हो सकता है कि कम्युनिकेशन के ऐसे प्रकारों को हम ले जिसमें कम से कम लोग इन्वॉल्व हो और उसको हम कम से कम की तरफ से अधिक की तरफ लेके चलें। दूसरा ये हो सकता है कि भाई अधिक की तरफ से हम कम की तरफ लेके आए, तो हम विकल्प के ऊपर चल सकते हैं। तो देखिए, ये जो कम्युनिकेशन के पांचों प्रकार हैं इनको हमने बकायदा कम्युनिकेशन के यूनिट में आपको समझाया भी है। तो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो व्यक्ति होता है समझ लीजिए कि सेल्फ टॉक करता है। क्या करता है, सेल्फ से टॉक करता है, खुद की एक्टिविटीज के बारे में विचार करता है, खुद की फीलिंग्स को आप कह सकते हो। जैसे किसी बच्चे का JRF रुक गया तो वो विचार करता है कि मैंने क्या गड़बड़ की, कैसे गड़बड़ की। किसी बच्चे का नेट भी नहीं हो पाया तो वो खुद से विचार करता है मैंने क्या गड़बड़ की। पेपर 20-25 दिन और बचे हुए, वो खुद की अपनी स्ट्रेटजी बनाता है कि चीज़ों को हमें कैसे अप्लाई करना है। तो जब इंडिविजुअल्स खुद से ही खुद की स्ट्रेटजी के बारे में, खुद के कार्यविधि के बारे में विचार करता है, अर्थात इसमें वो खुद केवल इन्वॉल्व होता है, तो इसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड ऑन है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें भाई एक से अधिक, दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज में रखते हैं। आप कह सकते हो कि एक से अधिक, दो, तीन हो सकते हैं, ठीक है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में आएगा, लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक मतलब ये नहीं होता है कि 50 लोगों से बातचीत की जाए, ठीक है। थर्ड ऑन पे अगर आप चलोगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन को आप कह सकते हो समूह वार्ता, ठीक है। मतलब कि 3 से अधिक, 3 मोर देन 3 आप कह सकते हो, ठीक है। मोर देन 3 इंडिविजुअल्स जब आपस में बातचीत किया करते हैं आप उसको ग्रुप कम्युनिकेशन की कैटेगरीज में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑन पब्लिक कम्युनिकेशन की तरफ चलोगे तो पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई रोक टोक नहीं है, सबके बीच में कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब किसी के लिए विशेष कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, किसी के लिए छुपा है। जैसे मैं जो वीडियोज डालता हूँ तो पब्लिक डालता हूँ, तो हर कोई मेरी वीडियोज को देख सकता है, देखना चाहे तो, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल होता है एक टाइम में बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है, इसे हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के सेल्फ से टॉक करता है, यहाँ पे एक से अधिक लोग हो जाते हैं, यहाँ पे 3 से अधिक हो जाते हैं। देन आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर आपका ग्रुप कम्युनिकेशन आ जाएगा, फिर पब्लिक कम्युनिकेशन आ जाएगा, और फिर मास कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। विकल्प अगर हमको सी से स्टार्ट किया होता तो मैं उस पर भी विचार करता, लेकिन सी से कोई विकल्प स्टार्ट है नहीं, तो ई से मैं देख रहा हूँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो रही है लोगों की, मतलब खुद से ही व्यक्ति बात कर रहा है। तो यहाँ से लेके आप किस तरफ चलेंगे, मास कम्युनिकेशन की तरफ हम चल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो EDABC इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगेंस्ट कम्युनिकेशन के यूनिट से पूछा गया ये सवाल है जो कि मीडिया की अकाउंटेबिलिटी से संबंधित है। हो सकता है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने आपको पेपर 1 में कम्युनिकेशन के यूनिट में ना पढ़ाए हों,
हो सकता है ये भी है कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अभी तक आप भी किसी किताब में ना पढ़े हों। टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन की यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें से ऐसा भी हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 आए और कम्युनिकेशन से 5 सवाल आए, तो उसमें से एक-एक सवाल आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसको अभी तक आप ना तो सुने होंगे, ना तो हो सकता है पढ़े भी होंगे। मतलब कि एक तरफ से आप फॉल्टी सवाल बोल सकते हो, ठीक है? आपके सिलेबस में तो चीज़ें केवल रिलेटेड चीज़ें लिख दी गई हैं, वो चीज़ें कहाँ से पूछी जाएंगी इसका कुछ पता नहीं होता। ऐसे एक आध सवाल बीच बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। जब भी इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिले तो आप उसको कॉमन सेंस के आधार पे लगाने का प्रयास करिए। अगर भाई हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है कई टाइम गलत हो जाता है, कई टाइम सही भी हो जाता है। आप इतनी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे, जो मोस्ट ऑफ द कवरिंग चीज़ें हैं उनको आपको पढ़ना है। जो इधर उधर की चीज़ें आ भी जाती हैं बीच बीच में, 1-2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, तो आप उनको कॉमन सेंस के आधार पे करिए। होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पजल होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आइए इसको हम कॉमन सेंस के आधार पे सवाल को डील करते हैं। द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकस ऑन, कह रहा है कि मीडिया गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली में निम्न में से किन पर केंद्रित करती है। तो जो मीडिया अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है, जो मीडिया अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोसेस अपनाए जाते हैं जिससे मीडिया की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। विभिन्न प्रकार के मानक, विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग रूप में जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिससे मीडिया को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली को निम्न में से किन पर केंद्रित करती हैं। तो आपको इन 5 स्टेप्स में से बतलाना है कि जो मीडिया का अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है वो किन किन बातों को ध्यान में रखता होगा। ठीक है, तो अब पहला जो विकल्प दिया गया है इवैल्यूएशन, भाई इवैल्यूएशन तो करेगा। जैसे मीडिया में आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ पे जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं वो इवैल्यूएट करके तो दी जाती हैं कि भाई उसका मूल्यांकन होता है कि हम क्या चीज़ परोस रहे हैं ऑडियंस के सामने, उसका क्या प्रभाव होगा ऑडियंस पे। ठीक है, दूसरा है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल देखिए, आप चाहे पेपर को ले लीजिए, चाहे न्यूज को ले लीजिए, चाहे रेडियो पे न्यूज आता है उसको ले लीजिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो कि न्यूज की सर्विस आपको देती हैं, लेकिन आप ऐसे देखिए डायरेक्टली उनका ऑडियंस पे कंट्रोल नहीं होता है। आप चाहो तो भाई पब्लिक न्यूज देखो, आप चाहो तो डीडी न्यूज देखो, आप चाहो तो रवीश कुमार को देखो, आप चाहो तो आज तक देखो, तो ये आपके ऊपर है। ऑडियंस पर उसका इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता। अप्रत्यक्ष रूप से आप देख भी सकते हैं कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव नैरेटिव्स के माध्यम से, रिइंफोर्समेंट के माध्यम से श्रोता को या पब्लिक को नियंत्रित करने का प्रयास किया भी जाता है, लेकिन डायरेक्टली मीडिया ऑडियंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, इवेल्युएट तो करती है अपने कंटेंट को जो उसको प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, मॉनिटरिंग भी करती है। एजुकेशन, भाई जो संपादक होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं, भाई उनको मीडिया से संबंधित एजुकेशन, मीडिया के संबंधित चीज़ें, उसके इक्विपमेंट्स वगैरह के बारे में एजुकेटेड या उनको बताया समझाया जाता है, ये उसका हिस्सा होगा। और फीडबैक, जैसे प्रस्तुत की जा रही है बातें उसके बाद उस पर प्रतिपुष्टि भी होती है, फीडबैक होता है, भाई प्रेजेंटेशन ठीक है, नहीं ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं वो अच्छी हैं, नहीं अच्छी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमको समझ में आ रहा है कि मीडिया की अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क में आएंगी। एक ये विकल्प जो है आपका ऑडियंस कंट्रोल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये आपका विकल्प उसके फ्रेमवर्क में नहीं होगा, क्योंकि मीडिया ऑडियंस के सामने चीज़ों को प्रस्तुत करती है, न्यूज को उस पर नियंत्रित करने का इसके फ्रेमवर्क में चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए, सी, डी और ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो आप देखेंगे 4th नंबर विकल्प आपका राइट आंसर के रूप में होगा, ए, सी, डी एंड ई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जो मीडिया अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है वो क्या करता है भाई, पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार के तरीकों, प्रक्रियाओं के माध्यम से मीडिया के मानकों को बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे मीडिया की जो जवाबदेही है वो तय की जा सके, मीडिया नैतिक हो, मीडिया जिम्मेदार हो। ठीक है, इसके लिए वो मूल्यांकन करता है भाई, जो सामग्री देता है, जो प्रेजेंटेशन देता है भाई, उसका आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, निगरानी भी करता है, मॉनिटरिंग करता है, मीडिया की प्रथाओं को देख रेख करता है भाई, सुनिश्चित किया जा सके कि जो मोरल एथिक्स हैं, जो रूल हैं, जो नैतिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं, नहीं फॉलो हो रहे हैं।
भाई पत्रकारिता को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए भाई पत्रकारिता में एजुकेशन होता है भाई, उसके बारे में सचेत करना, बताना, समझाना, ये सब क्रिया है। और फीडबैक भाई मीडिया संचालन के बाद चीज़ें अच्छी हुई कि नहीं हुई, उसमें दर्शकों के इनपुट भी शामिल होते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपके मीडिया के फ्रेमवर्क में आती हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये आपका ACDE राइट विकल्प के रूप में देखा जाएगा। जून 2024 को पूछा गया ये क्वेश्चन है जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने आपको एक टॉपिक वैलिडिटी नाम का बतलाया था कि वैधता क्या है, या वैधता के प्रकार के बारे में भी हमने बतलाया था। वैधता के सारे प्रकारों में से हमने आपको 2 प्रकार बतलाया था। एक को बोला जाता है इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी। दूसरे को हमने बतलाया एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी में हमने आपको बतलाया कि इंटरनल वैलिडिटी आपके कॉजल रिलेशनशिप को देखती है। आपके कॉजल रिलेशनशिप को देखने का मतलब है कि IV एंड DV, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को देखती है। यह बतलाती है कि IV और DV के बीच में रिलेशनशिप प्रॉपर है, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोले कि इंटरनल वैलिडिटी हमको ये बतलाती है कि DV पर जो प्रभाव पड़ रहा है, डीवी पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव केवल और केवल आईवी के कारण ही पड़ रहा है। या हम कहें कि आईवी में मैनिपुलेशन करके हम डीवी पर प्रभाव देखते हैं। डीवी पर जो प्रभाव दिख रहा है वो केवल और केवल आईवी में मैनिपुलेशन के कारण ही पड़ रहा है। परंतु अगर डीवी पर प्रभाव आईवी के अलावा भी पड़ रहा है, मतलब कि आईवी में जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो प्रभाव तो डीबी पे पड़ रहा है, इसके अलावा भी डीबी पर कुछ अन्य प्रभाव अगर पड़ रहे हैं तो इसी को बोला जाता है कि उसकी जो इंटरनल वैलिडिटी है उसके इंटरनल वैलिडिटी में थ्रेट्स आ गया है। डीबी पर प्रभाव आईवी के अलावा जब पड़ता है कोई भी किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो कहा जाता है कि इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स हैं। दूसरा, एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जब आपका कंक्लूजन आता है, जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपका कंक्लूजन आता है, तो उस कंक्लूजन को या उस रिजल्ट को हम सामान्यीकृत करने का प्रयास करते हैं, उसको हम जनरलाइज्ड करने का प्रयास करते हैं। अगर जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर जनरलाइज्ड हो रहा है, प्रॉपर सामान्यीकृत हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी है। मगर अगर उसकी जनरलाइजेबिलिटी से संबंधित समस्या आ रही है तो हम कहेंगे उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स हैं। तो जो सवाल आपसे पूछा गया है वो सवाल इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स से पूछा गया है। तो उस क्लास में अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स भी बतलाए थे, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं। पहले हम आपको इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स को बतला रहे हैं, ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स को बतला रहे हैं। तो जो पहला थ्रेड्स है आप उसको हिस्ट्री के रूप में डिनोट कर सकते हो। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब कोई एक्सटर्नल इवेंट, जब कोई बाहरी कारक एक्सटर्नल इवेंट क्या करता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब कोई बाहरी कारक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करता है तो वहां पे हम बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री से संबंधित थ्रेट्स आ गया है। दूसरा है मैचुरेशन, आप बोल सकते हो। मैचुरेशन का मतलब ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स समय के साथ में वो अपनी स्किल्स को क्या कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया है। समय के साथ वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया है, या मैचुरेशन बोला जाता है कि वो परिपक्व हो गया है। जैसे आपकी स्टडी का कोई एक पार्टिसिपेंट है, आपकी स्टडी का कोई एक पार्ट्स है, जो कि अब भाई आपकी स्टडी लॉन्ग टाइम तक चल रही है, तो लॉन्ग टाइम तक वो उसी पोजीशन में तो स्टेबल है नहीं। समय के साथ उसने भी अपने स्किल्स में क्या किया है, बढ़ोतरी की है, तो वो बोला जाता है मैचुरेशन से संबंधित थ्रेड्स आएंगे। तो जब वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेगा तो आपकी स्टडी भी वहां से प्रभावित होगी। सेकेंड ऑन है टेस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट ऑन टेस्टिंग है। टेस्टिंग का मतलब है कि कई टाइम होता है हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्टिंग होती है, प्री टेस्ट होती है, वो पोस्ट टेस्ट को भी क्या करती है, प्रभावित कर देती है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑन है इंस्ट्रूमेंशन। इन जो बातें हम बतला रहे हैं इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इंस्ट्रूमेंशन, इंस्ट्रूमेंशन का मतलब होता है कि जो मेजरमेंट का जो टूल आप प्रयोग में ला रहे हो, जो टूल आप प्रयोग में ला रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, हो सकता है किसी कारणवश जब वो टूल परिवर्तित कर दिया जाए, किसी कारण से वो आपको टूल बदलना पड़ जाए, तो उसमें बोला जाता है इंस्ट्रूमेंशन से संबंधित थ्रेड्स आ गया है। नेक्स्ट ऑन आप ले सकते हो सिलेक्शन बायसनेस। सिलेक्शन बायसनेस का मतलब है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो पक्षपात पूर्ण है। आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार डेटा को चूज कर ले रहे हो, ठीक है, तो सिलेक्शन बायसनेस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट ऑन है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब ये है भाई, जो आपके स्टडी का पार्ट है, जो जो आपके स्टडी का पार्ट है वो क्या कर, उसका एट्रिशन हो जाता है, अर्थात पार्टिसिपेंट क्या, पार्टिसिपेंट की डेथ हो जा रही है, पार्टिसिपेंट ही नहीं रहा, पार्टिसिपेंट ही खत्म हो गया किसी कारण से, तो उसको बोला जाता है एट्रिशन से संबंधित, एट्रिशन से संबंधित थ्रेड्स यहाँ पर आ गया है। दूसरा एक्सपेरिमेंटर बायसनेस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक्सपेरिमेंटर बायसनेस, एक्सपेरिमेंटर बायसनेस का मतलब है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, उसके पास कोई पूर्वाग्रह है, उसके माइंड में कोई पूर्वाग्रह है, वो लड़कों को ज़्यादा अच्छा मानता है कंपैरेटिवली लड़कियों के, या लड़कियों को ज़्यादा अच्छा मानता है कंपैरेटिवली लड़कों के, तो वो उसके मन में ये पक्षपात है। तो कई टाइम होता है कि वो उसके मन का जो पक्षपात है उसके स्टडी पर हावी हो जाता है, तो इसको एक्सपेरिमेंटर बायसनेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। रिग्रेशन टू द मीन, रिग्रेशन टू द मीन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये भी एक प्रकार का क्या है, इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेट्स है। इस रिग्रेशन टू द मीन का कहने का मतलब है कि जैसे आप एक क्लास का टेस्ट लेते हो, उस क्लास के 10 बच्चे जो हैं क्या करते हैं, वो औसत से बहुत कम नंबर पाते हैं, तो ऐसी संभावना रहती है कि जब अगला टेस्ट होगा तो ये जो 10 बच्चे हैं पहले जो नंबर पाए हैं उससे अधिक नंबर गेन करेंगे, उससे अधिक नंबर गेन करेंगे। जब उससे वो अधिक नंबर गेन करते हैं, जो मीन से अभी इनकी दूरी, मीन से अभी इनकी दूरी इतनी है, जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उससे ज़्यादा नंबर गेन करेंगे, तो इनकी जो दूरी है ये, मतलब कि पहले तो मीन से इतना दूर थे, मीन से इतना दूर थे, अब वो मीन से इनकी दूरी घट गई, इसी को बोला जाता है रिग्रेशन टू द मीन। तो ये जितनी बातें हमने आपको बतलाई है, इतनी बातें यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑन एक्सटर्नल वैलिडिटी से संबंधित हम आपको थ्रेड्स बतला देते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो यही भाई सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स, सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक से मतलब ये है कि सैंपल, सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट ब्रॉडली, कह सकते हो सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट ब्रॉडली, मतलब कि जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है वो आपके पॉपुलेशन को ब्रॉडली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बृहद स्तर पर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसके कारण भी आपको जनरलाइजेबिलिटी से संबंधित थ्रेड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑन है सेटिंग इफेक्ट। सेटिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो आपका रिजल्ट है, सेटिंग इफेक्ट, जो आपका रिजल्ट है, जो आपका कंक्लूजन है, वो अदर इन्वायरमेंट में, वो अदर इन्वायरमेंट में सामान्यीकृत नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है टाइम इफेक्ट। टाइम इफेक्ट कहने का मतलब है कि 2010 में जो स्टडी हुई है, अब वो 2025 में सेम टू सेम नहीं रह गई, उसको सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है, उसको सामान्यीकरण का मतलब है कि गलत परिणाम आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑन है प्लेसिबो इफेक्ट, बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक घटना होती है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है, एक प्रकार की साइकोलॉजिकल फिनोमिना होती है, जिस फिनोमिना में होता यह है कि जो पार्टिसिपेंट होता है या जो रोगी होता है, आप कह सकते हो कि उसको दवा से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दवा पर उसको इतना विश्वास है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो इस विश्वास के कारण से वो ठीक हो रहा है, ना कि दवा के कारण से ठीक हो रहा है, इसको बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। दूसरा है हॉथॉर्न इफेक्ट, इसको बोला जाता है हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब ये होता है
कि जो आपका पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स को पता हो जाता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, पार्टिसिपेंट को पता हो जाता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जब उसको पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपने व्यवहार को बदल देता है, वो अपने व्यवहार को बदल देता है, अर्थात अपना व्यवहार अच्छा कर लेता है या जैसी जरूरत होती है वैसा व्यवहार करने लगता है। तो ये है आपका हॉथॉर्न इफेक्ट। एक्चुअल में वो अपने व्यवहार को नहीं बदला है, व्यवहार को तो इसलिए बदला है क्योंकि उसको पता है कि उसकी निगरानी की जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉथॉर्न इफेक्ट। और इसमें भी होता है सिलेक्शन बायसनेस। सिलेक्शन बायसनेस का मतलब है कि जो डेटा है वो नॉन रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया है, डेटा है जो नॉन रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया है। जब डाटा नॉन रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा तो उसमें पक्षपात होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, और जब पक्षपात होगी तो जनरलाइज कंक्लूजन जो होगा उसका सामान्यीकरण में प्रॉब्लम आएगी, या जिस रूप में उसका सामान्यीकरण होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाएगा। तो ये तो बातें रही एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी से संबंधित थ्रेड्स सी। अगर आप देख लेंगे तो आपका यहाँ से 2 नंबर कंफर्म हो सकता है। तो आइए हम आपको अब सवाल की तरफ लेके चलते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। अब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैचुरेशन थ्रेड्स लिखा है, परिपक्वन खतरा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पार्टिसिपेंट है, जो आपका पार्टिसिपेंट है वो अपने स्किल्स को क्या कर ले रहा है, इम्प्रूव कर ले रहा है। जो आपका पार्टिसिपेंट्स है वो अपने स्किल्स को क्या कर ले रहा है, इम्प्रूव कर ले रहा है। तो पार्टिसिपेंट्स स्किल्स को इम्प्रूव कर ले रहा है, तो ये किस में दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑकर्स बिकॉज द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेज इन पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज लाइक बोर्डम फैटिग्यू ईटीसी, ठीक है। मतलब कि वो क्या कर रहा है कि अपने व्यवहार को क्या कर ले रहा है, समय के साथ चेंज कर ले रहा है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर ले रहा है। या भाई आपकी स्टडी का पार्ट होते हुए अब उसको बहुत बोरिंग महसूस हो रही है, बहुत थकान महसूस कर रहा है। तो जो उसका जो उस जिस रूप में उसको सिलेक्ट किया गया था अब वो उस रूप में नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है एट्रिशन थ्रेड्स। एट्रिशन थ्रेड्स का मतलब हमने आपको बतलाया कि जो पार्टिसिपेंट है किसी कारण से आपके अध्ययन को क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, आपके अध्ययन को बीच में ही छोड़ दे रहा है, जिससे आपके सैंपल की प्रकृति में बदलाव हो जाता है। तो इसको एट्रिशन थ्रेड्स बोला जाता है। छोड़ने का मतलब ये भी है कि कई टाइम होता है जो पार्टिसिपेंट है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑन है हिस्ट्री थ्रेड्स। हिस्ट्री थ्रेड का मतलब है कि जब कोई एक्सटर्नल इवेंट आपके शोध कार्य को क्या करे, प्रभावित करे, तो आपकी जो स्टडी है वो प्रभावित हो जाती है। और टेस्टिंग थ्रेड का मतलब है कि पहले से जो परीक्षण हो चुके हैं वो जब हम पोस्ट में परीक्षण फिर से करते हैं तो पहले किया गया परीक्षण क्या करता है, वो प्रभावित करता है किसके, आईवी एंड डीवी को कुल मिला के, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहले का तीसरा बन गया, बी का बी का चौथा बन गया, और सी का दूसरा बन गया, और ए का डी का पहला बन गया, ठीक है। डी का पहला बन गया, तो इस हिसाब से इसका सेकंड विकल्प सही होगा। और ये जो शब्दावलियां दी गई हैं सवाल में आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगी, जो हम अभी आपको लिख कर पढ़ाए हैं यही सारी चीजें लिख के आएंगी, इसी से इसका मतलब होता है। आपको इसको समझना है और ध्यान में रखना है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 2-4 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को टेकल कर जाओगे। यूजीसी नेट जून 2024 के पेपर में पूछा गया ये आईसीटी की यूनिट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस मेनली, अर्थात आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से संबंधित ये सवाल पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस वीडियोज आईसीटी की जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में तो हमने आपको वहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बाकायदा बतलाया है। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस ओनली, केवल आपको आउटपुट डिवाइस बतलाना है, केवल आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, ठीक है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, ट्रैक बॉल, सीआरटी मॉनिटर, नंबर पैड एंड प्लॉटर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैक बॉल है ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरीज में आता है, जो आपका मॉनिटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, जो नंबर पैड है वो भी इनपुट डिवाइस है, और जो प्लॉटर है आपको आउटपुट डिवाइस है। इस हिसाब से देखेंगे तो बी एंड डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा, बी एंड डी इसका राइट विकल्प बन जाएगा। अगर थोड़ी सी बातें हम आपको बतला दें, इनपुट डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के रूप में काम करती हैं, पहला तो कीबोर्ड, जो कि हम
टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, नंबर अथवा कमांड देने के लिए हम इसको प्रयोग में लाते हैं। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। टच स्क्रीन है जिसको हम फिंगर से टच करके, जैसे मोबाइल से आप टच करके इनपुट देते हो। ट्रैक बॉल, इसको भी कर्सर को रोल करने के लिए प्रयोग में आता है। नंबर पैड, इसको भी हम यूज करते हैं नंबर को इनपुट करने के लिए। माइक्रोफोन, आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मैं माइक्रोफोन इस्तेमाल करता हूँ अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करने के लिए। वेबकैम, ये भी भाई जो वीडियोज हमारी इसमें तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो दूसरी वीडियोज आती हैं उसमें हमारी वीडियो दिखती भी है, ठीक है। तो वेब कैम होता है जो कि हम हमारी वीडियोज को इनपुट करता है। स्कैनर, जो कि क्या करता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। जॉयस्टिक, जो कि एक प्रकार के कंट्रोलर जैसा होता है, जो कि गेमिंग में हम इसको प्रयोग में लाते हैं। बारकोड रीडर होता है जो कि क्या करता है, बारकोड्स को स्कैन कर लेता है। आप कोई भी सामान लेने जाते होंगे, तो जैसे पार्ले बिस्किट ले रहे हैं तो पार्ले बिस्किट के पीछे देखते होंगे कुछ इस तरह की लाइनें आपको देखने को मिलती हैं ब्लैक कलर की, ठीक है। तो जो बारकोड रीडर होता है इन्हीं लाइनों को रीड करके इसमें संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये है बायोमेट्रिक स्कैनर, जो कि आपके फिंगर्स को, जैसे आधार कार्ड वगैरह से अगर पैसा वगैरह आप निकालते हो या फेस को ऑथेंटिकेट करते हैं, तो ये बायोमेट्रिक जो स्कैनर होता है ये वहां पर इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कुछ है इनपुट डिवाइसेज जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑन है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में फर्स्ट ऑन मॉनिटर, आप ध्यान में रखिएगा। मॉनिटर में, मॉनिटर कई टाइम सीआरटी मॉनिटर लिख के आता है, कई टाइम मॉनिटर लिख के आता है, लेकिन जब भी मॉनिटर आपके टच वाले भी आते हैं, जब भी वो इनपुट डिवाइस अगर रखा जाएगा तो आपको लिखा जाएगा टच मॉनिटर, ठीक है। और नॉर्मली जब तक मॉनिटर लिखा है, सीआरटी मॉनिटर लिखा है, आप केवल उसको आउटपुट डिवाइस के रूप में रीड करेंगे, ठीक है। जब मॉनिटर टच मॉनिटर लिख के आएगा तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि उसको हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों की कैटेगरीज में तब हम रखेंगे, ठीक है। तो जो मॉनिटर होता है वो विजुअल आउटपुट हमको प्रदान करता है। प्रिंटर तो आप जानते ही हैं, ये फिजिकल कॉपीज तैयार करता है डिजिटल डॉक्यूमेंट का। जो प्लॉटर होता है, ये प्रिंटर का एक समझ लीजिए कि एडवांस्ड रूप होता है, ये भी हमको फिजिकल कॉपीज प्रदान करता है डिजिटल डॉक्यूमेंट की। जैसे जब हमें बड़े बड़े पेजेस प्रिंट करने होते हैं, बैनर करना होता है, फ्लैक्स करना होता है, या बहुत बड़ी मात्रा में जब हमें प्रिंटेड निकालने होती है तो हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर आप सभी को पता है साउंड के लिए। बजर क्या है, ये साउंड जनरेट करने के लिए, कई टाइम होता है कि आपको कंप्यूटर से बीप की आवाज मिलती है, बज की आवाज मिलती है, तो वहां पे बजर होते हैं जो कि बीप किया करते हैं। हेडफोन्स, जो कि हमको आउटपुट प्रदान करते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर तो आप सभी जानते होंगे, जब स्क्रीन को या कंप्यूटर की डिस्प्ले को हमें लार्ज स्क्रीन पे दिखाना होता है तो हम प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ब्रेली रीडर है, ये क्या करता है, टेक्स्ट को किस में करता है, टैक्टाइल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इस्तेमाल में आता है। कई बार ये पूछा भी गया है, ध्यान में रखिएगा कि जो ब्रेली रीडर होता है किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। एलईडी जो इंडिकेटर होते हैं जो कि स्टेटस को शो करते हैं, पावर ऑन है कि ऑफ है, ये भी आपके आउटपुट डिवाइस की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट ऑन, हम कंबाइंड रूप से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, वो डिवाइसें कौन है जो कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों के रूप में काम करती हैं। जैसे टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन से, जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन आपको क्या करती है, वो इनपुट भी काम करती है, आउटपुट का भी काम करती है। उसी स्क्रीन पर आप टच करके इनपुट देते हो, फिर उसका आउटपुट आप अपने तुरंत उसी स्क्रीन पे देख लेते हो, ठीक है। टच स्क्रीन। मॉडम जो होता है वो डेटा को रिसीव भी करता है, डेटा को सेंड भी करता है। मॉडम को मॉड्यूलेट एंड डिमॉड्यूलेट बोला करते हैं। नेटवर्क कार्ड है, ये नेटवर्क को क्या करता है, रिसीव करता है और उसको डेटा को ट्रांसमिट करता है। स्मार्ट स्पीकर का मतलब है कि ये लिसन करता है, लिसन टू वॉइस कमांड, ये आपके वॉइस कमांड को लिसन कर लेता है, ठीक है। और प्लेज ऑडियो रिस्पॉन्स। स्टोरेज डिवाइसेज हैं जो कि डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और डेटा को आउटपुट भी दिखलाती हैं, ठीक है। तो इन बातों को हमारे ध्यान में रखिएगा। अगर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से संबंधित सवाल बनते हैं तो आप आराम से इसको टैकल कर लेंगे। कई टाइम होता है, पूछा जाता है कि कौन सी वो डिवाइसें हैं जो कि बोथ इनपुट एंड आउटपुट के रूप में काम करती है। कई टाइम तो पूछा जाता है कि केवल आउटपुट ओनली, केवल इनपुट ओनली। तो जिस प्रकार के भी सवाल बनेंगे, अगर इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आराम से सवालों को टैकल कर लेंगे। यह क्वेश्चन भी 18 जून 2024 के पेपर में पूछा गया है, जो कि स्केल ऑफ मेजरमेंट से संबंधित है। इसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेट कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि मापन की निम्न मापनियों की पहचान कीजिए जिनसे प्रेक्षणों का श्रेणीकरण किया जा सके। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में हमने 4 प्रकार की स्केल्स आपको बतलाई थी। पहले को बोलते हैं हम नॉमिनल स्केल, दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनल, तीसरे को बोलते हैं इंटरवल एंड चौथे को बोलते हैं रेशियो स्केल, ठीक है।
ये चारों प्रकार की स्केल है। इसमें सबसे अच्छी जो स्केल है वो रेशियो स्केल है, क्योंकि रेशियो स्केल में इन ऊपर के तीनों के जो फीचर हैं वो सभी रेशियो स्केल में व्याप्त हैं। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल में हमने आपको बतलाया था कि नॉमिनल स्केल में केवल आप कैटेगरी तैयार कर सकते हो। नॉमिनल स्केल में क्या करते हो, केवल हम श्रेणी तैयार करते हो, कैटेगरी तैयार करते हैं, क्लास तैयार करते हैं। जैसे अगर कोई एक ग्रुप है, कोई एक पॉपुलेशन है, उसको हम मेल एंड फीमेल में कैटेगराइज कर दें। स्कूल के जो बच्चे हैं, मान लीजिए 9th में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, अब उनको हम 9th ए, 9th बी, 9th सी में कैटेगराइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे केवल हम क्लास का निर्धारण कर पाते हैं। जो दूसरी स्केल्स हमने आपको बतलाई थी, हमने ऑर्डिनल स्केल बतलाई थी। इसमें भाई देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले के फीचर उसमें इंक्लूड होते चले जाएंगे। नॉमिनल में क्लास का निर्धारण हो पाता था, ऑर्डिनल में क्लास का तो निर्धारण होगा, क्लास के साथ साथ में ऑर्डर का ऑर्डर लेवल का भी निर्धारण होगा। अर्थात यहाँ पर आप रैंक का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हाई स्कूल में जो बच्चे इस बार रिजल्ट आया, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आया। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्या है, ये नॉमिनल का उदाहरण है। लेकिन अब उसमें बच्चा आया कि ये बच्चे ने उत्तर प्रदेश में पहली रैंक हासिल की, इसने दूसरी की, इसने तीसरी हासिल की। तो उसमें क्या है, वहां पे रैंक भी इन्वॉल्व हो रही है, तो वो ऑर्डिनल की कैटेगरीज में आ रहा है। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल में क्लास भी निर्धारित हो सकती है, श्रेणीकरण भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इंटरवल स्केल की। इंटरवल स्केल की, इसमें भी देखिए यहाँ पे क्लास का निर्धारण हो जाएगा, यहाँ पे रैंक का भी निर्धारण हो जाएगा। अब इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि किसी दो रैंक के बीच में अंतर कितना है। किसी दो रैंक के बीच में से फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के बीच में अंतर कितना है, ये आइडेंटिफाई हो सकता है। जबकि ऑर्डिनल स्केल में आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है इसका पता नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरवल स्केल में इसका भी पता होता है। अब हम आते हैं रेशियो स्केल पे। रेशियो स्केल में भाई क्लास हो गई, रैंक हो गई, प्रोपोर्शनेट इंटरवल हो गया। ठीक है, अब इसमें और क्या हो सकता है, इसमें एब्सोलूट जीरो हो सकता है। एब्सोलूट जीरो होने का मतलब है कि पूर्ण शून्य यहाँ पर हो सकता है, और इंटरवल स्केल में पूर्ण शून्य नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको रखते हैं तो आराम से चीजों को टैकल कर जाएंगे। अब देखिए सवाल पे आइए, कह रहा है कि कौन सी श्रेणीकरण किया जा सकता है। तो नॉमिनल में भाई केवल क्लास का निर्धारण होता है, अर्थात इसको आप काट दीजिए। बाकी सब में आप ऑर्डर का निर्धारण कर सकते हैं, अर्थात इसका BCD इसका राइट विकल्प बन जाएगा। आज की वीडियो ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित है। 18 जून 2024 शिफ्ट 2 के पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपसे ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वो परमाणु रिएक्टर के एक टाइप के रूप में होते हैं। अगर परमाणु रिएक्टर के आप टाइप को देखेंगे तो आपको कई एक टाइप मिलेंगे, लेकिन आपको उतने टाइप को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एनटीए कई टाइम भाई सवाल पूछ भी सकता है, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में पूछा ही है, और लेकिन चांसेस कम होते हैं कि वहां से सवाल बने। जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट या डिफिकल्ट लेवल का बनाना होगा तो उसके टाइप के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि ब्रीडर रिएक्टर पूछा गया है तो कम से कम ब्रीडर रिएक्टर के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। परमाणु रिएक्टर और परमाणु एनर्जी के बारे में हमने आपको बतला ही दिया है, तो इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बतला दे रहे हैं। ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बतला दे रहे हैं, इसको आप कट आउट कर लीजिएगा। समझते हैं कि ब्रीडर रिएक्टर क्या है। ब्रीडर रिएक्टर भी एक विशेष प्रकार का परमाणु रिएक्टर होता है। आप कह सकते हो कि ब्रीडर रिएक्टर परमाणु रिएक्टर का एक टाइप होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह बिजली बनाने का कार्य करता है, लेकिन बिजली बनाने के दौरान जो ईंधन वो खपत करता है, उस खपत करने से ज्यादा वो ईंधन पैदा करता है। इसका मतलब क्या है कि हमने आपको लास्ट क्लासेज में बतलाया था कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं या साधारण रिएक्टर होते हैं, वो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं, और यूरेनियम 235 धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। ठीक है, जबकि जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वो यूरेनियम 238 या थोरियम 232 का उपयोग करते हैं, जो कि धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इनका सामान्य विखंडन भी वह नहीं करता है।
इसका मतलब क्या है भाई, यह यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में और थोरियम 232 को यूरेनियम यूरेनियम 233 में इसको बदल देता है। जब यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 में बदल देता है तो ये जो बदला हुआ ईंधन होता है वो नए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये बिजली तो बनाता ही है, साथ ही साथ अतिरिक्त ईंधन भी बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि परमाणु परमाणु ईंधन का ये बेहतर उपयोग करता है और कचरे को कम करता है। आप कह सकते हो साधारण रिएक्टर की अपेक्षा ये अपशिष्ट भी कम बनाता है, आपको लंबे समय तक ऊर्जा दे सकता है और नया ईंधन भी साथ ही साथ बनाता रहता है। ब्रीडर रिएक्टर को हिंदी में हम प्रजनक रिएक्टर के नाम से जानते हैं। भारत में कई एक प्रजनक रिएक्टर है। कलपक्कम में इस तरह का एक ब्रीडर रिएक्टर भारत में स्थापित किया गया है। इस प्रकार के रिएक्टर को आप देखेंगे तो द्रुत एवं मंद अर्थात दो प्रकार के रिएक्टर इस प्रकार में होते हैं। परमाणु रिएक्टर की अपेक्षा ये कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। तो भारत में कई एक प्रजनक रिएक्टर हैं। ये रिएक्टर दो प्रकार के द्रुत एवं मंद प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक है, इस पूरी गतिविधि को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप मुर्गी को जानते ही होंगे, एक मुर्गी को लेकर इसको आप समझिए, जैसे एक मुर्गी जो होती है अंडे भी देती है, उसमें से कुछ अंडे आप खा भी लेते हैं और कुछ से नई मुर्गियां निकलती हैं। इससे होता क्या है कि आपके पास हमेशा अंडे भी रहते हैं और आपके पास हमेशा मुर्गियां भी बनी रहती हैं। उम्मीद करता हूं ब्रीडर रिएक्टर क्या है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए हम सवाल जो हमसे पूछा गया था उसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर के बारे में क्या सही है। पहला विकल्प है दे प्रोड्यूस मोर फिजल मटेरियल देन दे कंज्यूम, वे अपनी खपत से ज्यादा विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। सेकेंड ऑन है देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, थर्ड ऑन है दियर, पहले तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए भाई, भारत में कई ब्रीडर रिएक्टर हैं। दियर आर टू टाइप्स ऑफ फास्ट एंड स्लो ऑफ ब्रीडर रिएक्टर्स, ये भी बात सही है। नेक्स्ट ऑन फॉर ब्रीडिंग ऑपरेशन द कन्वर्सेशन रेशियो मतलब कि फिजिल मटेरियल प्रोड्यूस्ड फिजिल मटेरियल कंज्यूम शुड बी मोर देन वन, मतलब कहने का है प्रजनन संचालन के लिए रूपांतरण अनुपात उपभोग की गई से अधिक होना चाहिए और ब्रीडर रिएक्टर पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ये बात तो सही नहीं है। अब आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि विकल्प के रूप में आपको 3 चूज करना है, 2 कैंसिल आउट हो गए, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो ए, सी और डी के रूप में मिल जाएगा। आपको जो आंसर मिलेगा ए, सी, डी के रूप में मिल जाएगा, अर्थात पहला विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है और थर्ड विकल्प सही है। ठीक है, ओ सॉरी, थर्ड विकल्प सही है एंड फोर्थ विकल्प सही है। ए, सी, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ब्रीडर रिएक्टर क्या है आपको समझ आया होगा। 18 जून 2024 शिफ्ट सेकंड के पेपर में कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित ये सवाल आपसे पूछा गया है, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के एक्सेस टाइम से रिलेटेड है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट रैंक फ्रॉम स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट। ठीक है, तो विकल्पों में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित रखते हैं। इस मेमोरी को आपको स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट के क्रम में रैंक्ड करना है। विकल्प आपको मिला है सीपीयू कैश, रैम, एसएसडी एंड ऑप्टिकल ड्राइव। इन चारों को आपको इनकी स्पीड के आधार पर आपको अरेंज करना है। तो इसके बारे में हमने आईसीटी की यूनिट में आपको बतला ही दिया था, यहाँ पर भी हमने उस स्लाइड को इंक्लूड कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये मेमोरी के टाइप कंप्यूटर के कंपोनेंट ही है, मेमोरी के टाइप के रूप में दिए गए हैं। अब ये देखिए जो सबसे टॉप है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में देखी जाती है, सबसे फास्टेस्ट, फिर उसके बाद ये है कैश है, फिर आपकी मेन मेमोरी है, फिर आपकी मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह। ठीक है, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, फिर ये हो गई आपकी मैग्नेटिक टेप। अगर आप देखेंगे तो सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है सीपीयू की, देन कैश, देन मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। आप ये देखिए इस एरो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और उसका एक्सेस टाइम भी बढ़ता जाता है, अर्थात सबसे कम समय इसको लगता है,
सबसे अधिक समय इसको लगता है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो मेमोरी का कास्ट होता है, पैसा होता है खरीदने का, वो आपका बढ़ता चला जाता है। मतलब सबसे सस्ती मेमोरी ये है और सबसे महंगी मेमोरी ये होती है। और ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो भाई इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है और एक्सेस टाइम भी बढ़ता चला जाता है। तो आई मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर होती है, फिर कैश है, फिर मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, फिर ऑप्टिकल डिस्क है और मैग्नेटिक टेप्स हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, या अगर इसकी स्पीड को लेके इसके अराउंड में अगर चीजें पूछी जाएंगी, वैसे यूजीसी नेट एक ऐसी परीक्षा है जिससे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चीजें नहीं पूछी जाती है, कॉन्सेप्ट के अराउंड आपसे चीजें पूछी जाती है। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको उस क्वेश्चन से संबंधित बातें भी बतला देता हूं, अगर उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाए तो आराम से आप उसको टैकल कर लो। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में देखेंगे, आपको ये भी ध्यान देखना है स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट चलना है। ठीक है, तो सबसे स्लोवेस्ट जो मेमोरी बनेगी वो ऑप्टिकल ड्राइव बन जाएगी, पहला विकल्प ये हो जाएगा। फिर आपकी एसएसडी हो जाएगी, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरीज में हार्ड डिस्क एंड एसएसडी की बात। ठीक है, फिर आपका ये हो जाएगा थर्ड रैम, और ये 4 हो जाएगा आपका सीपीयू। इस हिसाब से देखेंगे DCBA इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसी के अगेंस्ट ये स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट पूछा था। ठीक है, स्लोवेस्ट है फास्ट की तरफ, अगर ये फास्ट से स्लो की तरफ पूछा होता तो आप क्या करते, सबसे पहले सीपीयू आता, इसी का उल्टा हो जाता, सबसे पहले सीपीयू आता, फिर रैम आती, फिर एसएसडी आती, फिर आपकी ऑप्टिकल ड्राइव आती। तो स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट पूछना है इसलिए DCBA है। अगर ये फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट पूछा होता तो ABCD इसका राइट विकल्प बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 18 जून 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो कि कंप्यूटर में नेटवर्क से संबंधित है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके जवाब देने का प्रयास करते हैं। लिखा है, अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि संचार हेतु, कम्युनिकेशन हेतु कंप्यूटर डिजिटल संकेत को किस अनुरूप संकेत के रूप में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात वो कौन सी डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट है ब्रिज, सेकंड है मॉडेम, थर्ड है स्विच और फोर्थ है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो मॉडेम है, जिसे हम मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट के नाम से जानते हैं, मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट के नाम से जानते हैं। तो मॉड्यूलेट का मतलब होता है, मॉड्यूलेट में जो सिग्नल कन्वर्जन होता है वो डिजिटल से एनालॉग में होता है, एनालॉग में होता है, और जो डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया होती है उसमें जो कन्वर्जन होता है वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो मॉडेम एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आइए इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रिज क्या है। ब्रिज क्या करता है, दो सेपरेट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे दो सेपरेट लेंस है, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने का प्रयास करता है या उनको करता है। जो ब्रिज होता है मैक एड्रेस के आधार पर ट्रैफिक फिल्टर करता है और अनावश्यक ट्रैफिक को कम करके नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने का काम करता है। तो इतनी भी बातें याद रखिए। ब्रिज दो अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। ठीक है, ब्रिज क्या है, एक प्रकार की डिवाइस होती है जो कि दो अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ देता है। जो ब्रिज है वो मैक एड्रेस के आधार पर कार्य करता है। सेकंड है मॉडम, जो कि आप हमारा राइट आंसर है। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका मतलब है कि ये मॉड्यूलेटर का मतलब डिजिटल सिग्नल को वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेटर का मतलब है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये जो मॉडम होता है वो इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। जो इंटरनेट की एक्सेसिंग होती है वो आईएसपी के थ्रू होती है। ठीक है, इंटरनेट की जो एक्सेसिंग होती है वो आईएसपी के थ्रू होती है। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल नेम होता है। इसके अलावा स्विच एक नाम दिया गया था। स्विच क्या है, स्विच लैन में कई डिवाइस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये भी मैक एड्रेस का उपयोग करके डेटा पैकेट्स को सही डिवाइस तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे अब एक
कोई एक बिल्डिंग है, उसमें लैन स्थापित किया गया है, उसमें 5 कमरे हैं। अब मॉडेम तो हमारा यहाँ पे हो गया, जो कि राउटर हमारा यहाँ पे हो गया, जो कि कनेक्टिविटी देता है। अब स्विच क्या करता है, स्विच से हम अलग अलग कंप्यूटर में क्या करते हैं, कनेक्टिविटी देते हैं। ठीक, यहाँ से एक केबल आएगा स्विच में, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स बने होंगे, इस पोर्ट से हम एक एक केबल कनेक्ट करके अलग अलग कंप्यूटर में कनेक्टिविटी दे देते हैं। जो कि मुख्य कार्य इसका क्या होता है, ऐसा करने से जो कोलिजन होने की संभावना होती है, वो कोलिजन होने की संभावना कम हो जाती है। पहले इसी की जगह हब प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये हब से एडवांस डिवाइस है। ठीक है, हब से अधिक कुशल है। नेक्स्ट ऑन है नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड, इसको एनआईसी के नाम से जाना जाता है। कई टाइम इसका फुल नेम ही आपसे पूछ लिया जाता है। एनआईसी भी एक प्रकार का हार्डवेयर होता है, जो कि किसी डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है, चाहे वायर्ड नेटवर्क हो अथवा वायरलेस नेटवर्क हो। यह पहचान के लिए मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। बस इतनी बातें आप चारों से ध्यान में रखेंगे, जो बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं आप आराम से उनका जवाब दे लेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया ब्रिज क्या है। ब्रिज दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। मॉडेम जो है आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। स्विच लैन ट्रैफिक को मैनेज करता है, और जो एनआईसी होता है आपकी डिवाइस को इनेबल करता है कनेक्टिविटी के लिए। बस इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, बाकी आराम से क्वेश्चन को आप कर लेंगे। आई होप इसका जो राइट आंसर है वो मॉडेम है, कैसे है आपको समझ में आ गया होगा। 18 जून 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया था। तो ये कम्युनिकेशन की यूनिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन की यूनिट में हमने आपको तो वर्बल कम्युनिकेशन बताया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताया, लेकिन माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बतलाया नहीं था। तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन क्या है? माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन से संबंधित हमको 5 विकल्प दिए गए हैं, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर आपको ये समझना है कौन सा माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम बगैर बोले किसी के विचारों को, वैल्यूज को, किसी के बिलीफ्स को, किसी के फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। बगैर बोले किसी की विचारों को, किसी के बिलीफ्स को, किसी के थॉट को, किसी की फीलिंग्स को, ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को विदाउट स्पीकिंग हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मन से मन का संचार कहलाता है। तो कई टाइम आपने ऐसा देखा होगा कि आप के दिमाग में जो बात आती है, आपका दोस्त आपसे वही बात कह देता है, या आपकी आंखों को देखकर आपकी माँ जान जाती है कि आप दुखी हो। ठीक है, तो कई टाइम ऐसा होता है कि आपका हाव भाव बतला देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपके मन में जो चल रहा है, सामने वाला सीधे उसी बात को बोल देता है। तो वहां पर आप एक दूसरे से ना तो बोले हैं, ना तो कोई रिटन कम्युनिकेशन आपका हुआ, लेकिन वो फिर भी जान जाता है, आपके मन की बात कर लेता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का समझ लीजिए एक रूप होता है। इसमें एक दूसरा व्यक्ति किसी पहले व्यक्ति के थॉट्स को, फीलिंग्स को, उनके वैल्यूज, उनके बिलीव्स, कॉन्टेक्स्ट, कभी कभी फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी बगैर बोले समझ लेता है। ठीक है, इसी को हम माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन बोलते हैं। कैसे काम करता है भाई? फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, आई कांटेक्ट के माध्यम से, गेस फीलिंग को गेस करके वो समझ लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होता है, उसका गोल ये होता है कि बगैर किसी बाहरी व्यवधान के विचारों या धारणाओं को स्पष्ट रूप से सार्थक आदान प्रदान करना। बिना किसी बाहरी व्यवधान के विचारों या धारणाओं का स्पष्ट और सार्थक आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? मतलब कि गोल होता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन का। अर्थात माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस की जगह नहीं होती है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में नॉइज की जगह नहीं होती है। तो आइए हम उम्मीद करते हैं माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन क्या है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग थ्रू। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो एक तो आपने देखा कभी कभी इसमें फिजिकल सेटिंग्स भी इन्वॉल्व होता है। आप किसी ऐसे लोकेशन पे गए हैं, उस लोकेशन पे हम आपको देखकर ही समझ जाते हैं कि आप कहाँ गए हैं। ठीक है, तो फिजिकल सेटिंग्स
आपके बिलीफ्स को समझ लेना, वैल्यूज को समझ लेना और कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना बिना बोले क्या कहलाता है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कहलाता है। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में नॉइज की जगह नहीं होती है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में नॉइज की जगह नहीं होती है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस की जगह नहीं होती है, अर्थात डी वाला विकल्प माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बाकी ए बी सी और ई, ए बी सी और ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। हायर एजुकेशन की यूनिट से जून 2024 में पूछा गया ये सवाल है, जिसमें आपको कुछ एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और उसको आपको इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ये जो सवाल है पूरा मेमोरी लेवल का सवाल है, आपको इसको रटना ही होगा। जब तक नहीं रटेंगे ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, पांचों में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5 के पांचों आपको ना पता हो, अगर इसमें से 2-3 भी आपको पता है, कई टाइम एक ही पता होता है, तब भी हम सवालों को कर जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको हम आपको बतला दे रहे हैं कि इसके एस्टेब्लिशमेंट का ईयर क्या है, और एक सूची भी आपको दे दे रहे हैं जिससे आप उसको पढ़ लीजिएगा। आगे अगर ऐसे सवाल बनते हैं तो उनको आराम से टैकल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस एंड रिसर्च की अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट एनसीआरआई की स्थापना देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। बेसिकली गांधीयन स्टडीज को प्रमोट करने के लिए एनसीआरआई की स्थापना हुई थी। इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, जिसे हम आईसीपीआर बोलते हैं, दर्शन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिस्टोरिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईसीएचआर की स्थापना हुई थी। आईसीएचआर की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की जो स्थापना हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप इसको करेंगे तो 1964 में किसकी स्थापना हुई थी, आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की स्थापना हुई थी। अर्थात ई से अगर आप चलेंगे तो सी वाला विकल्प आपका राइट विकल्प हो जाएगा। सी के बाद 1964 के बाद 1969 आ जाएगा, आईसीएसएसआर आ जाएगा। 1969 के बाद 1972 आपका आईसीएचआर आ जाएगा। उसके बाद 1977 आईसीपीआर आ जाएगा। 1995 एनसीआरआई हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका राइट विकल्प तीसरा बन जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आप सब के सब आपके माइंड में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस पे अगर आप विचार किए रहेंगे, ऐसी सूची को 2-4 बार सुबह शाम जब भी आप फ्री फील करें या बोर भी फील करें तो ऐसी एक सूची बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए अपने द्वार पे, घर में, या अगर आपके यहाँ बाग वगैरह है, घूमते टहलते हुए अगर ऐसी सूची को अपनी नजरों के सामने गुजारे रहेंगे तो इसमें से अगर 2-3 भी आपको याद रहेंगे तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, एक और सूची आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जिसे 1929 में स्थापना हुई थी आईसीएआर की, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को। बेसिकली ये एजुकेशन में एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। 1934 में आईआईएससी, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, ये साइंस को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। 1942 सीएसआईआर, कंडक्ट्स फॉर अप्लाई रिसर्च इन औद्योगिक एंड वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद में। ठीक है, 1949 आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मतलब कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है। ये बेसिकली बायोमेडिकल रिसर्च में को प्रमोशन करने के लिए आईसीएमआर की स्थापना हुई थी। 1964 आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। ठीक है, बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, बेसिकली सोशल साइंस की रिसर्चेज को फंड करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी।
1972 में ICHR की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। बेसिकली हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पे हिस्टोरिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना थी। ICPR 1977 में स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ठीक है, दर्शन मतलब कि अनुसंधान के क्षेत्र में दर्शन के फील्ड को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। NCRI राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, बेसिकली रूरल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्पेशली फॉर गार्डियन स्टडीज को प्रमोट करने के लिए NCRI की स्थापना हुई थी। तो ये जो सूची हम आपको दिए हैं, इस सूची को आप ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप देखना चाहेंगे, देखिए बहुत ज्यादा वैसी, देखिए जो रिसर्च से चीजें हैं वही आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आप ये देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है, ICHR इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे दो चार अगर आप याद रखेंगे तो ऐसे में जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो ये नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जब ये नाम मिल जाएंगे और ये याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को इल्यूमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ ट्रेंड आपसे अगर आएगा भी तो ऐसे क्लूज वहां पर होंगे, ऐसे विकल्प होंगे जो कि आपके रिसर्च से जुड़े होंगे, हायर एजुकेशन की बॉडी से जुड़े होंगे। अब उसके सहारे आप उसको एलिमिनेट करके आराम से सवालों को कर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो सवाल है आपको समझ आया होगा और क्या करना है ये भी पता हो गया होगा। जून 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया यह सवाल आपकी इन्वायरमेंट की यूनिट से रिलेट करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीओपी का फुल नेम क्या है, पीओपीज का फुल नेम क्या है। तो पीओपीज का जो फुल नेम है उसे हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के रूप में जानते हैं। हिंदी में इसे हम अस्थाई कार्बनिक प्रदूषक के रूप में जानते हैं। जो अस्थाई कार्बनिक प्रदूषक होते हैं ये एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के माध्यम से टॉक्सिक केमिकल्स के रूप में जनरेट होते हैं। ये पर्यावरण में धीरे धीरे घटित होते हैं। धीरे धीरे घटित होने का मतलब है वही इनका जो उद्भव होता है वो तो धीरे धीरे होता है, लेकिन ये लंबे समय तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, हवा के साथ, पानी के साथ, मिट्टी के साथ। ये मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक ये मूव ऑन करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोअर फूड चेन से हायर फूड चेन की तरफ चलेंगे तो इनकी जो मात्रा होती है, इनकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ती चली जाती है। दूसरा ये वही मनुष्यों के ऊतकों में या जीवों के ऊतकों में ये जमा भी होते रहते हैं। जीवों के शरीर में क्या होते हैं, ये रसायन जमा भी होते रहते हैं। यही कारण होता है जब लोअर से हम हायर फूड चेन की तरफ चलते हैं तो इनकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ती चली जाती है, जिस कारण से मनुष्य अथवा वन्य जीवों पर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम तैयार हो जाता है। इस प्रकार के रसायन में आपका DDT आ जाएगा, PCBs आ जाएंगे, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, जो कि औद्योगिक रसायन होते हैं। अनचाहे उत्पाद जैसे डायऑक्सिन्स आ जाएगा, फ्यूरॉन्स आ जाएगा, डायऑक्सिन्स आ जाएगा, फ्यूरान्स आ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के कैटेगरीज में आती हैं। इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको देख लीजिए। फर्स्ट ऑन है, ये परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये पर्यावरण में बहुत धीरे धीरे घटते हैं लेकिन लंबे समय तक ये बने रहते हैं। लंबे समय तक, यहाँ पे लिखा नहीं है, लंबे समय तक ये क्या रहते हैं, बने रहते हैं। दूसरा है बायो एक्युमुलेट होता है। बायो एक्युमुलेट का मतलब है कि भाई ये जो जीव होते हैं उनके ऑर्गेनिज्म में उनके ऊतकों में क्या रहते हैं, जमा होते रहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है कि भाई जब हम लोअर फूड चेन से हायर फूड चेन की तरफ चलते हैं तो इनकी जो मात्रा होती है वो बढ़ती चली जाती है, जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता चला जाता है लोअर से हम जब हायर फूड चेन की तरफ चलते हैं। राइज ऑफ द फूड चेन वही बात है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म से जब लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं जो इनका कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं। डिस्प्रेजल होते हैं, इसका मतलब ये है भाई ये थाउजेंड्स ऑफ मील तक कवर कर सकते हैं। आर्कटिक से अंटार्कटिका तक भाई विंड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से ये मूव ऑन करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है टॉक्सिक होते हैं। भाई ये काज बन सकते हैं, कैंसर का, इम्यून सिस्टम को वीक करने का काज बन सकते हैं। दूसरा ये मैन मेड होते हैं, इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई कैसे प्रोड्यूस होते हैं, पेस्टिसाइड जो हम एग्रीकल्चर में प्रयोग करते हैं, फैक्ट्रीज अथवा बर्निंग गार्बेज वगैरह हम करते हैं तो वहां से पीओपीज बनते हैं। तो ध्यान में रखना है, परसिस्टेंट होते हैं, बायो एक्यूमुलेट होते हैं, बायोमैग्निफिकेशन होता है, राइज ऑफ द फूड चेन आप बोल सकते हो, डिस्प्रेजल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, टॉक्सिक होता है और एंथ्रोपोजेनिक होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जून 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन आईसीटी की यूनिट से रिलेट करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को सही ढंग से फिल करना है।
ए से ई तक आपको विकल्प दिए गए हैं, उनके अनुक्रम को पहचान करके आपको इस रिक्त स्थान पर फिल करना है। देखिए यूजीसी नेट एक ऐसी परीक्षा है जिससे आपसे सीधे सवाल कम इनपुट होते हैं, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड चीजें आपसे ज्यादातर पूछी जाती है। तो जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तब तक आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में खुद को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। देखिए ये 5 विकल्प दिए गए हैं, तो ये 5 चीजें हैं। पांचों चीजों के बारे में अगर आपको बेसिक जानकारी रहेगी तभी आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। अगर पांचों चीजों के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे देखिए आइए इसको शुरू किया जाए। कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? जैसे ह्यूमन का जो दिमाग होता है उसका ब्रेन होता है, वैसे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू कहलाता है। आईसीटी की यूनिट में हमने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई है और बताई है। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर के दिमाग को क्या बोला जाता है? सीपीयू बोला जाता है। तब ऐसे पढ़ना शुरू करिए। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है और इंटेल द्वारा बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे एक सीपीयू का नेम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं पेंटियम। बनाया गया क्या है? पेंटियम है। ये पेंटियम क्या होता है? ये प्रोसेसर का एक टाइप है। ठीक है, इंटेल द्वारा बनाया गया पेंटियम प्रोसेसर इसका एक उदाहरण है। प्रोसेसर की गति, कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। फुल स्टॉप हो गया। अब कह रहा है कि अब यहाँ पे स्पेस दे दिया, कह रहा है एक अस्थिर मेमोरी है। तो टेम्पोररी मेमोरी में दो मेमोरीज आपको बताई गई। एक बताई गई थी रैम, दूसरी बताई गई थी रोम। दूसरी बताई गई थी रोम। ठीक है, तो रैम का जो नेचर होता है वो अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर होता है। तो क्या लिखा है? एक अस्थिर मेमोरी है। तो अस्थिर मेमोरी कौन सी है? वो रैम है। ठीक है, अस्थिर मेमोरी कौन है? रैम है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैंडम रैम एक अस्थिर मेमोरी है, जबकि रोम क्या है? रोम का जो उपयोग है अधिकांश कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के एक छोटे से विशेष टुकड़े को रखने के लिए किया जाता है, जिसे बूटअप प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप अपना जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, लैपटॉप स्टार्ट करते हो, तो जब स्टार्ट करते हो तो विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड होता है। ठीक है, वो लोड होता है। उसके अलावा जिसको आप बोलते हैं बूट सेटअप, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इसको बोला जाता है, जो कि रैम में पहले से ही लोड होता है। तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है भाई? ये जो विंडो या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, या जो भी लोड किया हो अपने कंप्यूटर में, जब आप उसको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो वो उसमें सहायक होता है कि उस प्रोग्राम को ओपन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से भाई सीपीयू कंप्यूटर का एक दिमाग है। इंटेल द्वारा बनाया गया पेंटियम प्रोसेसर इसका एक उदाहरण है। प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। रैम एक अस्थिर मेमोरी है, जबकि रोम का उपयोग जो होता है अधिकांश कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के छोटे विशेष टुकड़े को रखने के लिए किया जाता है, जिसे हम बूटअप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। अगर ये क्वेश्चंस भी आप ध्यान लेंगे तो इसमें से आपकी 5-6 चीजें तो अपने मन से ही क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आईसीटी की यूनिट से जून 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि टाइप्स ऑफ मेलवेयर से संबंधित है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरफ आपको मेलवेयर के टाइप्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको दोनों को पढ़ के क्रॉस मैच कराने हैं, कौन किसके साथ राइट बैठेगा। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए जब भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आप 4 में से देखेंगे 1-2 ऐसे रहेंगे जो आपके कवरेज के रहेंगे, और उन दोनों को अगर आप कवर कर लेंगे तो आराम से सवालों को डिटेक्ट कर लेंगे। वैसे इसमें तो सबके सब सरल ही दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से पहला विकल्प तो ट्रोजन हार्स है, दूसरा वॉर्म है, तीसरा लॉजिक बम है और चौथा रूट किट है। पहले हम वॉर्म की तरफ आपको ले चलते हैं। वॉर्म एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो कि अपनी प्रतियां खुद बना लेता है, अर्थात अपने जैसे बहुत सारी संख्या खुद कन्वर्ट कर। जैसे आपके वर्म अगर आपके कंप्यूटर में इंटर करेगा तो वो अपनी प्रतियां खुद बनाता चला जाता है। ठीक है, मतलब अपनी संख्या बढ़ाने में उसको देरी नहीं लगती है। दूसरा एक विकल्प बनेगा, तो इसलिए ये क्या करता है? अपनी प्रतियां खुद बना लेता है। दूसरा है लॉजिक बम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ठीक है, तो ये प्रकार का
पूर्ण कोड होता है जो कि जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटर होता है तो उस समय ये अपने आप को निष्क्रिय कर लेता है। और लॉजिक बम में कोड किया रहता है कि इसको किस डेट पे, किस समय पर और क्या कार्य करना है। जब तक उसका समय नहीं होता है तब तक वो खुद को निष्क्रिय रखता है। जैसे ही उसका समय हो जाता है वो उसके कोडिंग में जो कार्य फीड किया रहता है उस कार्य को वो प्रारंभ कर देता है। जैसे अगर फाइलों को डिलीट करना उसका नेचर किया गया है तो वो आपके फाइलों को डिलीट करना शुरू कर देगा। तो एक निश्चित समय पर ही वो अपने कार्य करता है। तीसरा है आपका रूट किट। रूट किट क्या करता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर का जो एडमिन कंट्रोल है वही ले लेता है। आपके कंप्यूटर का एडमिन कंट्रोल ले लेता है। ऐसे में जो मेलवेयर का एग्जिस्टेंस होता है उसको छिपाने में वो सफल हो जाता है। ठीक है, तो रूट किट क्या करता है, आपके कंप्यूटर का एडमिन कंट्रोल ही ले लेता है जिससे वो मेलवेयर के एग्जिस्टेंस को छुपा ले जाता है। ठीक है, और फोर्थ है आपका, अब हम एक की तरफ चलते हैं, अब तो हो ही गया, एक का इसका चौथा विकल्प बन जाएगा ट्रोजन हॉर्स। क्या है भाई, ट्रोजन हॉर्स एक तरफ से जान लीजिए कि ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि अप्रत्याशित वर्क करता है। अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि ये खुद को तो दिखाता है, आपको डिसगाइड करने का प्रयास करता है। खुद को तो दिखाता है कि वो वैध सॉफ्टवेयर है लेकिन वास्तव में वैध सॉफ्टवेयर वो नहीं होता है। खुद को तो दिखाता है कि वो वैध सॉफ्टवेयर है लेकिन वैध सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो जब अब वो भाई अप्रत्याशित होता है, बहुत सारी तरह की गतिविधियां ऐसी हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो डन कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका चौथा विकल्प जो है वो राइट आंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ बातें और है मेलवेयर बेस्ड अटैक से संबंधित। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस क्या है, तो वायरस के विषय में जान जाइए। वायरस क्या है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम से या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्या होता है, क्लीन फाइल के रूप में अटैच हो जाता है और अपनी संख्या तब तक नहीं बढ़ाता है जब तक कोई ह्यूमन एक्शन नहीं होता है। ठीक है, और जो वर्म है, वर्म क्या करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड मेलवेयर होता है, अपनी संख्या खुद बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के यूजर इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जो ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, डिसगाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये दिखाता तो खुद को है वैध लेकिन वास्तव में वैध होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब क्या है कि ये भाई आपके फाइलों को ही क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देता है और डिक्रिप्ट करने के बदले में आपसे पेमेंट मांगता है। रैंसमवेयर फिरौती जिसको बोला जाए। ठीक है, स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर ये आपके कंप्यूटर की एक्टिविटी को सीक्रेटली मॉनिटर करता है और जो कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो सामने वाले को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट ऑन है एडवेयर। एडवेयर का मतलब है कि अनवांटेड एड्स। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप एंड्रॉइड के ऐसे डाउनलोड करते होंगे अपने मोबाइल में, उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं। वास्तव में कोई लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर नहीं होता बल्कि एडवेयर का एक रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है रूट किट। रूट किट में क्या होता है कि ये एडमिन कंट्रोल को खुद ही ले लेता है जिससे वो डिटेक्शन को हाइड करने में सफल होता है। जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको छिपाने में वो सफल हो जाता है। ठीक है, की लॉगर क्या है, की लॉगर क्या करता है कि जो भी कंप्यूटर की कीबोर्ड से आप कीज को प्रेस करते हैं उस की स्ट्रोक को ही क्या करता है, चुरा लेता है। इससे भाई आपका यूजर आईडी पासवर्ड वो सामने वाले को दे सकता है। नेक्स्ट ऑन है लॉजिक बम। लॉजिक बम भी एक प्रकार का मैलिशियस कोड होता है जो कि क्या करता है, कब ट्रिगर्ड होता है तब तक निष्क्रिय रहता है, जैसे ही उसका कोई स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक समय होता है तब वो जाके एक्टिव हो जाता है और हार्मफुल एक्शंस को करता है। जो भी भाई उसके पीछे कोडिंग की गई है, जो भी कार्य करने के लिए उसको तैयार किया गया है उस कार्य को वो करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फिशिंग क्या है, फिशिंग का मतलब है फेक ईमेल मैसेजेस। ठीक है, फेक, जैसे आपके मेल पे बहुत सारे मैसेजेस फेक आते हैं। ठीक है, वो क्या है, फिशिंग है। नेक्स्ट ऑन है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग का मतलब क्या है कि जब हम किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करके उसको ढेर सारा मेल भेजे, जैसे मैं आपको टारगेट करके आपको बहुत सारा मेल भेज दूं तो वो क्या है, स्पीयर फिशिंग है। नेक्स्ट ऑन है वेलिंग। वेलिंग का मतलब क्या है कि जब ये भी एक प्रकार का फिशिंग अटैक ही होता है, जब किसी हाई प्रोफाइल
पर्सन को हम क्या करते हैं, टारगेट करके उसको बहुत ज्यादा मेल भेजते हैं, तो वो क्या है, वेलिंग कहलाता है। नेक्स्ट ऑन है विशिंग, जिसे वाइस फिशिंग भी बोला जाता है, ठीक है। विशिंग क्या है, फोन स्कैम्स टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, आपको फोन आएगा किसी व्यक्ति का और वो आपसे बातचीत करेगा, बातचीत के दौरान ही वो कुछ आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो ले लेगा, लेकिन आप उसको समझ भी नहीं पाओगे, कई टाइम ऐसा होता है। नेक्स्ट ऑन है स्मिशिंग, स्मिशिंग का मतलब होता है एसएमएस फिशिंग, फ्रॉडेंट टेक्स्ट मैसेजेज आएंगे कि भैया आपकी लॉटरी लग गई है, इतने पैसे की आईडी पासवर्ड ये सब शेयर करो, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेलिशियस लिंक भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट ऑन है बैटिंग, बैटिंग का मतलब है कि ऑफरिंग फेक रिवार्ड, आपको फोन आएगा भैया कि आपको लॉटरी लगी, मतलब आपको रिवार्ड, फेक रिवार्ड देने की बात होगी, आप लॉटरी जीत गए हो, इतना पैसा आ गया है, ठीक है, आप उसको रिसीव करने के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, कुछ इस तरीके की बातें करके वो क्या करता है कि भाई वो क्या करता है कि आपको फेक रिवार्ड देने के बहाने मेलवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है प्री टेक्सटिंग, प्री टेक्सटिंग का मतलब है क्रिएटिंग अ फैब्रिकेटेड सिनेरियो एक्सट्रैक्ट सेंसिटिव डाटा, संवेदनशील डाटा निकालने के लिए एक मनगढ़ंत परिदृश्य बनाता है, वो एक मनगढ़ंत कहानियां बनाएगा, आपको अपने जाल में फंसाएगा और क्या करेगा, संवेदनशील डाटा निकाल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन डेनियल ऑफ सर्विस से संबंधित अटैक्स है, फर्स्ट को बुलाता है डॉस अटैक्स, ठीक है। ये इसमें क्या है, फ्लूड्स अ टारगेट विद अ ट्रैफिक टू क्रैश इट, ठीक है। तो पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है, आप फॉर्म भर रहे हो, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ही है, अब भाई अंतिम समय चल रहा है फॉर्म भरने का, ऐसे में इस वेबसाइट पे क्या कर दिया जाएगा, इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा दिया जाएगा, इतना ज्यादा लोड बढ़ा दिया जाएगा कि वेबसाइट चलेगी नहीं। या जैसे मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष का समापन हो रहा है 31 मार्च के आसपास, 30 मार्च के आसपास, जो भाई इसकी इनकम टैक्स की या कहें कि जो आरबीआई की वेबसाइट है उस पे इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा दिया जाए, या आप जो फॉर्म भर रहे हो एनटीए का, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले इतना ज्यादा उस पर ट्रैफिक बढ़ा दिया जाए कि वेबसाइट ओपन ही ना हो, डॉस अटैक, ठीक है। डीडॉस अटैक का मतलब है कि यूजेज मल्टीपल कंप्रोमाइज डिवाइस, बॉटनेट को इम्प्लीफाई करके, ठीक है। तो अटैक को इम्प्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस से अटैक क्या करते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस से एक साथ अटैक क्या करते हैं, जिससे अटैक को हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डेनियल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट ऑन मैन इन द मिडिल, एमआईटीएम अटैक्स होते हैं। फर्स्ट ऑन ईवीएस ड्रॉपिंग, ईवीएस ड्रॉपिंग का मतलब है सीक्रेटली लिसन टू अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन, जैसे आप दो लोग फोन पे बतिया रहे हो, वो कनेक्शन असिक्योर्ड है, ऐसे में सीक्रेटली वो आपकी बात को सुन ले कि क्या बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरा सेशन हाईजैकिंग, सेशन हाईजैकिंग का मतलब है स्टीलिंग सेशन कुकीज, जैसे हम सभी गूगल क्रोम के या गूगल क्रोम के माध्यम से या किसी भी एक ब्राउजर के माध्यम से ब्राउजिंग करते हैं ना, तो ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग के दौरान बहुत सारी हमारे सर्च से संबंधित इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, उनको हम कुकीज बोलते हैं। तो ये क्या करता है, सेशन हाईजैकिंग का मतलब है स्टीलिंग सेशन कुकीज, उतने समय की वो कुकीज को क्या कर लेंगे, हाईजैक कर लेंगे, इससे उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट ऑन है वाईफाई स्पूफिंग, इसका मतलब है फेक हॉटस्पॉट टू स्टील डेटा, ठीक। वाईफाई स्पूफिंग में क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरह की स्पूफिंग करना चाहता हूं, तो मैं अपने हॉटस्पॉट ऑन कर दूंगा और बगैर पासवर्ड वाला कर दूंगा, तो फटाफट सब लोग जुड़ेंगे, फटाफट सब लोग जुड़ेंगे, तो हम तकनीकी रूप से सबल हैं, तो हम आप सब लोग हमसे जुड़ रहे हो ना, आपसे हम इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। डीएनएस स्पूफिंग का मतलब है रीडायरेक्टिंग यूजर टू मेलिशियस साइट, आपको किसी दूसरी मेलिशियस साइट पर क्या करते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं। जैसे कई टाइम होता है आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसमें तमाम तरह के लिंक दिए होते हैं या इधर प्रचार दिया रहता है, तो जैसे ही आप गलती से यहां पर क्लिक करते हो, आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे वो मूव ऑन कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा जरूर वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित हमने तो आपको बताया है, बाकी ये सारे जो पॉइंट छोटे छोटे बता दिए हैं, इससे आराम से अगर इसके अतिरिक्त चीजें आएंगी आप उनको टेकल कर जाओगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जून 2024 के एग्जामिनेशन में कम्युनिकेशन के यूनिट से पूछा गया ये क्वेश्चन है। कई टाइम सवाल एनटीए कुछ इस तरीके से पूछता है कि आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को मैंने इसके पहले तो पढ़ा ही नहीं था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो
आप उस क्वेश्चन को बहुत ही कंसिस्टेंटली देखिएगा, क्योंकि एनटीए क्वेश्चन डायरेक्ट इनपुट कम करता है कि वो किसी भी सिद्धांत के, किसी भी रूल के अराउंड में चीजें आपसे पूछता है, और उसको ये चेक करने का प्रयास करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी है। तो जब भी इस तरह के सवाल देखने को मिले, आप उसको बहुत ही कंसिस्टेंटली देखिए। आप अगर उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल ही जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए, सामने आपके ये क्वेश्चन है, इसको भी आप बहुत अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन के एक विकल्प को भी अगर टू कर पा रहे हैं तो आराम से काम हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली जो कंडीशन दी गई है, क्रॉस मैच कराने का सवाल आप देख ही रहे हैं। फिजिकल कंडीशन है, सेकंड में भाई बातचीत में शामिल व्यक्ति है, कुछ संचार का तरीका कैसा है, और संचार के चैनल है। अब बगल में सोशल यूनिट दी गई है जिनसे आपको मैच कराना है। एक चीज तो देखिए यहाँ पे कंफर्म है, लिखा है पर्सन इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत में जो शामिल व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सभा हो रही है, उसमें जो शामिल व्यक्ति है उनको आप क्या कहेंगे, उसमें जो शामिल व्यक्ति है उसको आप पार्टिसिपेंट कहेंगे, प्रतिभागी कहेंगे। ठीक है, अब अब केवल बी का फर्स्ट हो गया। अब बी के फर्स्ट के आधार पे देखेंगे तो देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अर्थात राइट आंसर कौन सा बन गया, फोर्थ इसका राइट आंसर बन गया। एक क्लू और था इसमें, उसके आधार पे भी आप इसको डन कर सकते थे। देखिए यहाँ पे दिया है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है भाई, फिजिकल कंडीशन का मतलब है कि जहां भी कम्युनिकेशन हो रहा है वहां की सीन क्या है, वहां की अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो आप डी ए को 4 की तरफ भी ले जा सकते थे, ए को 4 की तरफ भी ले जा सकते थे। अगर ए को 4 की तरफ ले जाते तब भी ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता। अब बचता है क्या है, आपका सी बचता है और डी बचता है। तो संचार के चैनल्स के मतलब कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आप आ सकता है भाई, जो रिसोर्सेज हैं, जो तरीके हैं उसके। ठीक है, और बचता है एक मोड ऑफ द कम्युनिकेशन इनएक्टेड, तो ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, थर्ड की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को टेकल कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको तो आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ उसमें क्लू निकालने का प्रयास करिए, जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो उसकी तरफ जाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सवाल लगभग एकदम सही हो जाएंगे। जून 2024 में कम्युनिकेशन की यूनिट से पूछा गया एक क्वेश्चन है, जिसको देखकर आपको ऐसे लग सकता है कि इस क्वेश्चन को इसके पहले हमने कभी पढ़ा नहीं है। हमने आपसे कई बार इस विषय पे बातें की है कि एनटीए मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन कम पूछता है, वो किसी भी पर्टिकुलर सिद्धांत के, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अराउंड में चीजें पूछता है। तो कुछ इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, अगर इसको आप बहुत ही कंसिस्टेंटली ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। लेकिन कई टाइम मैं इसको जरूर कहूंगा, कई टाइम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हम गलती कर जाते हैं और हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंट ऑप्शंस लगाएंगे तो चीज़ों को मोस्ट ऑफ द टाइम हम सही कर सकते हैं, लेकिन गलती होने की संभावनाएं भी रहती हैं। देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल्स, व्हेन कम्युनिकेशन हेल्प्स अ ग्रुप टू अचीव इट्स गोल्स इट इज नोन एज, जब कम्युनिकेशन किसी ग्रुप के गोल को अचीव करने में सहायता करता है तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चार विकल्प हमको दिए गए हैं, डिस्ट्रप्टिव रोल है, प्रमोटिव रोल है, काउंटर एक्टिव रोल है और डेवोशनल रोल है। तो इन चारों पर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पहले विकल्प पे चलते हैं। डिस्ट्रप्टिव रोल का मतलब है, देखिए डिस्ट्रप्टिव का मतलब है विघटन करना। ठीक है, क्या करना, विघटन करना, अर्थात अगर आप ध्यान से देखेंगे ये किसी भी ग्रुप के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं हो रहा है, बल्कि आपको एक निगेटिव सेंस प्रदान कर रहा है। ठीक है, विघटित कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा नहीं, तीसरे विकल्प पे पहले चलते हैं। यहाँ पे दिया है काउंट्रेक्टिव रोल। काउंट्रेक्टिव रोल का मतलब ये है, ये भाई ग्रुप का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ऐसे जान लीजिए कि उसको ये अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, ना कि उस ग्रुप के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बन रहा है। ठीक है, चैलेंजेस की बात कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है,
तो कुछ इस तरह की सेंस यहाँ पर है काउंटर एक्टिव रोल पे। अगर नेक्स्ट पे आएंगे तो डेवोशनल रोल। डेवोशनल रोल का मतलब है ये भी किसी भी ग्रुप के लक्ष्य को प्राप्ति में सहायक नहीं बन रहा है, बल्कि ये किसी ग्रुप के स्पिरिचुअल बॉन्डिंग पे फोकस कर रहा है, किसी ग्रुप के स्पिरिचुअल बॉन्डिंग पे फोकस कर रहा है। तो डिसरप्टिव रोल नेगेटिव सेंस दे रहा है, काउंटरएक्टिव रोल अपोज कर रहा है, चैलेंजेस को या लक्ष्य को ही चैलेंज क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। डिवोशनल रोल कम्युनिकेशन में वो ग्रुप के स्पिरिचुअल बॉन्डिंग की ओर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो अब बचता कौन है, प्रमोटिव रोल। प्रमोटिव रोल का मतलब है संवर्धक भूमिका। कम्युनिकेशन जब ग्रुप के लक्ष्यों को प्राप्ति करने में सहायक होता है तो कम्युनिकेशन का वो जो रोल होता है वो कहलाता है प्रमोटिव रोल, वो कहलाता है प्रमोटिव रोल। तो इस विकल्प के लिए जो राइट आंसर बनेगा वो प्रमोटिव रोल बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी बातें आप यहां से भी देख लीजिए बस, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। हम कहेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एक पेज अपना भरिए, अब तक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, अब एग्जाम में आ गया है तो इन चारों के बारे में छोटी छोटी बातें जान लीजिए, बाकी और ज्यादा इससे संबंधित पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो मैं सलाह करूंगा, ठीक है। पहला है डिसरप्टिव रोल, विघटन की भूमिका में होता है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो हाइंडर्स अथवा नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ग्रुप प्रोग्रेस पे, ठीक है। तो मतलब कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, उसके ग्रुप के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं है बल्कि बाधा के रूप में है, नेगेटिवली प्रभावित कर रहा है ग्रुप की प्रोग्रेस को। कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट्स कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव सेंस कर रहा है। नेक्स्ट ऑन है काउंटर अटैक रोल। काउंटर एक्टिव रोल मतलब कि प्रतिक्रियात्मक भूमिका है। प्रतिक्रियात्मक भूमिका का मतलब क्या है भाई, ये जो ग्रुप के गोल्स हैं उन्हीं को अपोज कर रहा है, उन्हीं को चैलेंज कर रहा है, ग्रुप के डायरेक्शंस को चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है डिवोशनल भूमिका, उपास्य भूमिका। इसका मतलब है कि ये ग्रुप के इस ग्रुप की स्पिरिचुअल बॉन्डिंग पे फोकस कर रहा है, ग्रुप के इमोशनल बॉन्डिंग पे फोकस कर रहा है, ठीक है, इमोशनल पहलुओं पर फोकस कर रहा है रेदर देन अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट पर उसका फोकस नहीं है, ठीक है। तो जो बनेगा विकल्प के रूप में प्रमोटिव रोल, जो कि कम्युनिकेशन, जो ग्रुप के लक्ष्यों को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके अचीवमेंट को, उसके गोल को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो राइट के आंसर के रूप में बन जाएगा इस सवाल का जवाब प्रमोटिव रोल। 18 जून 2024 को पूछा गया है क्वेश्चन, एनसीआरएफ से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर्स डिग्री, ऑनर्स, रिसर्च ऑब्लिक इंजीनियरिंग और प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ 4 years, द क्रेडिट लेवल अर्न इज। कह रहा है कि राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक डिग्री ऑनर्स में अथवा अनुसंधान में अथवा इंजीनियरिंग में प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया क्रेडिट स्तर क्या है। तो एनसीआरएफ की अगर हम बात करें तो एनसीआरएफ 2023 में आया, 22 में ही इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था, यूजीसी ने इसको अनुमोदित किया 2023 में और एनसीआरएफ को फॉलो करने की बात की। अगर आप एनईपी को देखेंगे तो एनईपी 2020 वो वोकेशनल एजुकेशन एंड एकेडमिक एजुकेशन दोनों को इंटीग्रेट करने की बात करती है। तो जो एनसीआरएफ है इस इंटीग्रेशन को, एनईपी की जो मंशा है, एनईपी की जो चाहत है कि वोकेशनल एजुकेशन एंड एकेडमिक एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए, एनसीआरएफ उसके लिए रोड मैप तैयार करता है, एनसीआरएफ उसके लिए बैकग्राउंड देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जो अभी तक आप शैक्षणिक वर्ष आप देख रहे थे अपने एजुकेशन का, अपने एकेडमिक लेवल का कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, उस एकेडमिक वर्ष को एनसीआरएफ शैक्षणिक घंटों में कन्वर्ट कर देता है, शैक्षणिक घंटों में कन्वर्ट कर देता है और इन्हीं घंटों के आधार पर आपको क्रेडिट पॉइंट्स प्रदान किए जाते हैं। और ये जो क्रेडिट पॉइंट्स प्रदान किए जाते हैं उसके लिए निर्धारित है क्रेडिट लेवल, क्रेडिट लेवल के आधार पर आपको क्रेडिट पॉइंट्स प्रदान किए जाते हैं। तो एनसीआरएफ 2023 का जो रोड मैप है, जो उसका मुख्य लक्ष्य है वो एनईपी 2020 का लक्ष्य वोकेशनल एजुकेशन एंड एकेडमिक एजुकेशन को इंटीग्रेट करने का है। तो एनसीआरएफ 2025 उसी के लिए रोड मैप तैयार करता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई अगर आप ऑनर्स में अथवा रिसर्च में अथवा इंजीनियरिंग में 4 years का बैचलर डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो आपको कौन मतलब कि क्रेडिट लेवल आपका कितना होगा,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है, अगर आप बैचलर डिग्री लेते हैं रिसर्च में अथवा अनुसंधान में अथवा इंजीनियरिंग में 4 ईयर का, तो आपका जो क्रेडिट लेवल होगा वो 6 होगा। तो आइए इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको और भी दे दे। देखिए ये जो टेबल है, ये जो टेबल ली गई है एनसीआरएफ 2023 से ही ली गई है। यहाँ पे हायर एजुकेशन से ही संबंधित बातें हमने रखी है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट को देखोगे, जिसको आप यूजी फर्स्ट बोलते हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट को देखोगे तो इसमें आपको 1200 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। जो टोटल क्रेडिट्स पर ईयर आपको मिलने हैं वो 40 है, और जो क्रेडिट लेवल बनेगा वो 4.5 का बनेगा। तो ये जो टोटल क्रेडिट पॉइंट बनता है वो आपका जो टोटल क्रेडिट पर ईयर का है, और जो आपका क्रेडिट लेवल है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट बनता है। तो 40 में अगर 4.5 का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 180 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप यूजी के सेकेंड ईयर में है, जहां पर आपको डिप्लोमा मिलता है, वहां भी आपको 1200 घंटे की पढ़ाई करनी है। 40 क्रेडिट लेवल इसके भी है, लेकिन जो क्रेडिट पर ईयर है टोटल वो 40 ही है, और जो आपका क्रेडिट लेवल है वो 5 है। तो 40 में 5 का गुणा होगा, टोटल क्रेडिट 200 बन जाएंगे। अगर आप यूजी के थर्ड ईयर तक जा रहे हैं, अर्थात आपको वहां पे बैचलर डिग्री मिलनी है, पढ़ाई आपको थर्ड ईयर में भी 1200 घंटे करनी है। 40 क्रेडिट टोटल क्रेडिट्स हैं आपके, इसमें आपको 5.5 क्रेडिट लेवल मिलेगा। तो टोटल जो क्रेडिट बन जाएगी वो 220 की बन जाएगी। अगर आप बैचलर के 4 ईयर कोर्स में जा रहे हैं, अर्थात 8 सेमेस्टर वाले मतलब की कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे ऑनर्स में ले रहे हैं, रिसर्च में ले रहे हैं अथवा इंजीनियरिंग में ले रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई तो आपको 1200 घंटे, टोटल जो क्रेडिट है पर ईयर की वो 40 ही है, और जो आपका क्रेडिट लेवल होगा वो 6 होगा। यही आपका राइट आंसर है। और जो टोटल क्रेडिट पॉइंट बनेंगे वो आपके 240 बनेंगे। 40 में 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 240 आपके क्या बन जाएंगे, टोटल क्रेडिट बन जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपका पूछा गया वो यही क्वेश्चन था। कहा गया था भाई अगर आप बैचलर डिग्री करते हो, ऑनर्स में करते हो, रिसर्च में करते हो, इंजीनियरिंग में करते हो, तो आपका क्रेडिट लेवल क्या होगा, तो आपका क्रेडिट लेवल 6 होगा। इसके अलावा कुछ बातें और जान लीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसमें क्या है भाई, आपको पढ़ना इतना ही है, टोटल क्रेडिट पर ईयर वाली इतनी ही है। अब इसमें अगर आप बैचलर 4 ईयर करके आ रहे हैं तो 1 साल की पीजी करेंगे, तो ऐसे में 6 है। अगर 2 साल की कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है 6.5 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे 240 टोटल क्रेडिट, यहाँ पे 260 टोटल क्रेडिट बन जाएगी। और अगर मास्टर डिग्री ले रहे हैं आप, मास्टर डिग्री में जो ड्यूरेशन है, देखिए प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 ईयर 2 सेमेस्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग द बैचलर डिग्री ऑनर्स अथवा रिसर्च में। अगर ऑनर्स अथवा रिसर्च में कर रहे हैं अर्थात 4 ईयर का कर रहे हैं, ठीक है, अगर 4 ईयर का कर रहे हैं। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, देखिए वो प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या था, 1 ईयर 2 सेमेस्टर आफ्टर एनी बैचलर डिग्री। किसी भी बैचलर डिग्री के बाद अगर आप 1 ईयर का डिप्लोमा ले रहे हो तो इसके लिए 12 घंटे 40 और 6। तो इसके अलावा 2 चीजें थी ना यहाँ पे, पीजीडी आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री अब्लिक 2 सेमेस्टर ऑफ द 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। और ये पीजीडी आफ्टर 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम अगर कर रहे हैं तो 6.5 है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि भाई अगर 1 ईयर आप कर रहे हैं 2 सेमेस्टर आफ्टर कब कर रहे हैं, जब आप 4 साल की ऑनर्स रिसर्च अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो 1200 घंटे आपको पढ़ना है, फिर 40 टोटल क्रेडिट पॉइंट पर ईयर है और 6.5 है, तो टोटल जो क्रेडिट पॉइंट बनेगा वो 260 बन जाएगा। अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, प्रोग्राम ड्यूरेशन 2 ईयर की है, 4 सेमेस्टर का है, आफ्टर कब कर रहे हैं, 3 ईयर का कोई बैचलर डिग्री किए हुए हैं, तो भाई 1200 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। 40 टोटल क्रेडिट पॉइंट बनेंगे पर ईयर आपके, 6.5 इसका क्रेडिट लेवल होगा और 260 टोटल क्रेडिट पॉइंट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है मास्टर डिग्री पे अगर आप जाओगे तो प्रोग्राम ड्यूरेशन अगर 2 ईयर्स का है, 4 सेमेस्टर है, और आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री, अगर इंजीनियरिंग डिग्री लेके जा रहे हो और फिर मास्टर डिग्री करने जा रहे हो, बैचलर मतलब कि इंजीनियरिंग से आप किए हो, ठीक है, 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर का आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री, मतलब कि बैचलर आप अगर इंजीनियरिंग से किए हो और 2 साल के आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको भाई पर 1200 पढ़ने हैं, टोटल क्रेडिट पॉइंट जो बनेंगे पर ईयर के 40, और जो आपका क्रेडिट लेवल होगा वो 7.0 होगा, टोटल क्रेडिट पॉइंट 280 है। अगर आप डॉक्टरल डिग्री ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हो, तो ऐसे में 1200 टोटल 40, और जो क्रेडिट लेवल होगा वो 8 होगा, और जो टोटल क्रेडिट बनेगी आपकी 320 बनेगी। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी, यहाँ से संबंधित भी सवाल आपसे इनपुट
हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा ब्रीफ टेबल है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। हालांकि मैं एनसीईआरएफ पे एक नई वीडियो लाऊंगा की कॉन्सेप्ट सीरीज में, जहां पर आपको इसके बारे में बहुत इन डेप्थ बतलाऊंगा। ठीक है, ऐसे फिलहाल जान लीजिए फाउंडेशनल 5 ईयर का जो इनिशियल फेजेज में हम पढ़ाई करते हैं, फाउंडेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं, वहां पे पर ईयर आपको 800 घंटे पढ़ने हैं। जो प्रिपरेटरी स्टेज है वहां पे 1000 घंटे पढ़ने हैं। जो मिडिल स्टेज है वहां पे 1200 घंटे। ठीक है, और जो सेकेंडरी है 2 ईयर का, वहां पे 1200 घंटे। और जो सीनियर सेकेंडरी है वहां पे भी पर ईयर आपको 1200 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर 4 ईयर के यूजी में जा रहे हो तो पर ईयर आपको 1200 घंटे पढ़ने हैं। और पीजी डिग्री पे जा रहे हो तो 1200 घंटे पढ़े, डॉक्टरल पे जा रहे हो तो 1200 डिग्री करें। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं जो हमने वहां पे आपको अलग से समझाई। जैसे देखिए जो टोटल क्रेडिट अर्न होगी वो 320 होगी, मल्टीप्लीकेशन हुआ किसका 40 एंड 8 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, और जानकारी अगर चाहिए तो आप यहाँ से इसके बारे में ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो क्रेडिट लेवल आपने देखा कि हमने कहा कि 6 मिल रहा है, किसी को 6.5 मिल रहा है, तो उसको पूरे को यहाँ पे ये जो क्रेडिट लेवल है पूरा 8 भाग में जो क्रेडिट लेवल है वो बटा हुआ है। ठीक है, जो आपका स्कूल एजुकेशन है वो क्रेडिट 4 तक समाप्त हो जाता है, क्रेडिट 4 कक्षा 12 यहाँ तक समाप्त हो जाती है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे जाओगे, हायर एजुकेशन पे जाओगे तो 4.5 से लेके 8 क्रेडिट लेवल तक आपका हायर एजुकेशन चलता है। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे तो वोकेशनल एजुकेशन जो इंटीग्रेशन है वो लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक इंटीग्रेशन इसका हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये 23 अगस्त 2024 को भी सवाल पूछा गया है। इसके पहले जो हमने आपको सवाल बतलाया वो सवाल आपका 18 जून 2024 को पूछा गया था। ठीक है, आइए 23 अगस्त वाले का सवाल हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा एनसीईआरएफ के अनुसार डॉक्टोरल उपाधि पीएचडी के पश्चात अर्जित होने वाला क्रेडिट लेवल क्या होगा। तो हमने अभी भी आपको बताया कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो ऐसे में जो आपका क्रेडिट लेवल होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। छोटी सी वीडियो में हमने आपको ढेर सारी जानकारी देने का प्रयास किया। यही है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, आप यूजीसी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी संस्थाएं हैं जो कि मिलकर क्या करी है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को तैयार की हैं। ठीक है, तो ये इसके फुल नेम आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, इसके फुल नेम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, ये जो आपका एनसीईआरएफ है उसके 3 वर्टिकल्स हैं। ठीक है, 3 वर्टिकल्स मतलब कि नेशनल स्कूल एजुकेशन जो हैंडल करेगा NSCQF, और नेशनल हायर एजुकेशन जो हैंडल करेगा वो NHEQF, एंड नेशनल जो वोकेशनल एजुकेशन है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। तो जो एनसीईआरएफ है, एनसीईआरएफ के 3 वर्टिकल्स हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। वही बात जो हमने आपको शुरुआत में बताई, शैक्षणिक वर्ष को छात्रों द्वारा लगाए गए घंटों की संख्या के अनुसार प्रभाषित किया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में उन्हें क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरएफ 2023। ठीक है, तो जो क्रेडिट्स आपको मिलेगी, एक क्रेडिट आपको तब मिलेगी जब आप 15 आवर के लेक्चर्स अटेंड करेंगे। एक क्रेडिट आपको तब मिलेगी या तो आप 30 आवर का प्रैक्टिकल अटेंड करेंगे। एक क्रेडिट आपको तब मिलेगी जब आप 40 से 45 आवर का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करेंगे। ठीक है, स्कूल एजुकेशन में जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलने हैं वो 160 है। बैचलर डिग्री पे 3 ईयर पे जाएंगे तो आपका 120 क्रेडिट बनता है। अगर पीएचडी पे जाते हो तो 320 क्रेडिट बन जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आराम से आप चीजों को हैंडल कर जाएंगे। बाकी एक और वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम आपको ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि एनसीईआरएफ 2023 क्या है पूरा कंप्लीट, उसमें हमने आपको मुख्य मुख्य बातें बतला देंगे। तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताया गया जो सवाल है आपको अच्छे से समझ आया होगा। 23 अगस्त 2024 को पूछा गया ये क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वन कंट्री वन स्टूडेंट आईडी। मतलब कि कह रहा है कि वन कंट्री वन स्टूडेंट आईडी कार्ड किसे कहा जाता है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। एक वाला है आधार कार्ड, सेकंड है पैन कार्ड, थर्ड है अपार कार्ड, और फोर्थ है मतदाता पहचान कार्ड। इन चारों में से आपको राइट विकल्प चूज करने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपार कार्ड, जिसे हम APAAR के नाम से जानते हैं। ये है अपार कार्ड। इसकी जो टैग लाइन है वो है वन कंट्री वन स्टूडेंट आईडी। वन कंट्री वन स्टूडेंट आईडी इसकी टैगलाइन है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं।
वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी अपार कार्ड की टैगलाइन है। अपार को हम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसका जो फुल नेम है इसको जरूर याद रखिएगा, कई टाइम ये पूछ लिया जाता है और कंफ्यूजनल भी हो जाता है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसका फुल नेम है। ये एनईपी 2020 की एक इनिशिएटिव है जिसमें एक स्टूडेंट को एक यूनिक लाइफ लॉन्ग आईडी दी जाती है, जो कि एवरी स्टूडेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया के प्रत्येक स्टूडेंट को एक यूनिक लाइफ लॉन्ग आईडी दी जाती है, जिसके माध्यम से, जिस आईडी के माध्यम से हम उसके एकेडमिक जर्नी को, स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक की जर्नी को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। प्रत्येक स्टूडेंट को एक आईडी दी जाती है, लाइक आधार कार्ड ऐसे जान लीजिए, ठीक है। एक स्टूडेंट को एक आईडी दी जाएगी जो उसके स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक के शिक्षा को वहां से आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं। अपार क्या है भाई? एक परमानेंट 12 डिजिट की आईडी होती है जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को प्रदान की जाती है, जैसे आधार कार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एनईपी 2020 की एक इनिशिएटिव है, एजुकेशन इको रजिस्ट्री का एक पार्ट है। बेसिकली आप ट्रैक कर सकते हो बच्चे के रिकॉर्ड को, क्रेडिट को, स्कॉलरशिप को एंड अचीवमेंट को। सबसे अच्छी बात यह है जो अपार आईडी है वो एबीसी मतलब कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ मिल के काम करता है। आप कह सकते हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से इंटीग्रेट होता है, अर्थात जो क्रेडिट होती है यहाँ से उसको मतलब कि जो बच्चा क्रेडिट अर्न करेगा वो एबीसी बैंक में उसको स्टोर किया जा सकता है। तो ये लिंक होता है भाई आपके आधार कार्ड से, जिससे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है। आप स्टोर कर सकते हो बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड को, ठीक है। अगर बच्चा स्कूल चेंज वगैरह करता है तो वहाँ यहाँ से उसको फॉलोअप किया जा सकता है। डिजिटल एक्सेस होता है, स्टूडेंट एक्सेस करे, पेरेंट करे, कोई स्टूडेंट मतलब इंस्टीट्यूशन एक्सेस करे। बेनिफिट क्या क्या होते हैं भाई? एक तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से ये इंटीग्रेट होता है जहाँ पे आप अपनी क्रेडिट स्टोर कर सकते हो, और दूसरे स्कूल या कॉलेज विश्वविद्यालय में जाओगे तो वहां से उसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा भाई ऑल रिकॉर्ड स्टूडेंट के सभी एक प्लेस पर हो जाते हैं, इजीली उसको ट्रांसफर किया जा सकता है स्कूल पब्लिक स्टेट्स के बीच में, ठीक है। स्कॉलरशिप एंड अदर जो बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्टली लिंक कर दिए जाते हैं आपकी स्टूडेंट आईडी से। बहुत आसान होता है इनको ट्रैक करना और फ्रॉड से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो जो सवाल आपसे पूछा गया था, वन कंट्री वन स्टूडेंट आईडी कार्ड किसे कहा जाता है? अपार आईडी को कहा जाता है। 23 अगस्त 2024 को पूछा गया ये क्वेश्चन यूजीसी रेगुलेशन प्लेगरिज्म एक्ट 2018 से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया है यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं लेवल 1 साहित्यिक चोरी का गठन करती हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, प्लेगरिज्म से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा गया कि वो कौन सा विकल्प है जो कि लेवल 1 की साहित्यिक चोरी से संबंधित है। तो 5 विकल्प मिले हैं, 10%, 42%, 28%, 56% एंड 37%। क्वेश्चन में 4 विकल्प है, आपको चारों में सोच समझकर बताना है कि ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, कि ए सी और ई सही है, कि बी सी और ई सही है। चलिए क्वेश्चन पे आंसर पे चलने से पहले हम थोड़ा सा प्लेगरिज्म के बारे में आपको जानकारी दे दें। अगर आप देखेंगे तो इसके 4 लेवल्स हैं, ठीक है। इसके 4 लेवल्स हैं। पहला है लेवल 0 जिसमें अप टू 10% तक की सिमिलरिटीज काउंट की जाती है, और अगर 10% तक की सिमिलरिटीज है तो किसी प्रकार की कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। अगर लेवल 1 पे चलेंगे तो 10 से 40% तक की सिमिलरिटीज आती हैं। लेवल 2 पे चलोगे तो 40 से 60% तक की सिमिलरिटीज आती हैं, और लेवल 3 पे चलोगे तो 60% से अबव की सिमिलरिटीज काउंट की जाती है। अब भाई ये जो सिमिलरिटीज आती हैं, अगर लेवल 0 पे है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे है तो आपको कुछ ना कुछ समस्याएं सहनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं या कौन कौन सी वो पेनाल्टीज लगती हैं? लेवल 0 पे चलोगे तो माइनर सिमिलरिटीज होती है, कोई पेनाल्टी यहाँ पे नहीं लगती है। लेकिन अगर आप लेवल 1 पे रहोगे तो आपसे आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, के लिए कहा जा सकता है, मतलब कि आप मैन्युस्क्रिप्ट अपनी विथड्रॉ कर दीजिए, इसके लिए बोला जा सकता है, कंडीशनल है, ठीक है। अगर लेवल 2 पे है तो कहा जा सकता है भाई कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वापस कर दो। दूसरा, राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट, जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको डिनाइड कर दिया जाएगा, एक, ठीक है। नॉट टू बी अलाउड टू बी सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होगा उसको भाई फिर से सुपरवाइजर के रूप में अलॉट नहीं किया जाएगा। फॉर कितने साल के लिए?
2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अगर लेवल 3 पे जाओगे तो यहाँ भी वही मैन्युस्क्रिप्ट वापस करने के लिए बोला जाएगा, डिनाइड किया जाएगा क्या, 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट उसकी रोक दी जाएगी और अलाउ नहीं किया जाएगा एज अ सुपरवाइजर, एमफिल, पीएचडी स्टूडेंट या स्कॉलर। कब तक भाई, 3 साल तक के लिए आपको डिनाइड कर दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा, आप रिसर्च नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो ये 4 लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 0। आपकी 10% तक की सिमिलरिटीज होती है, कोई पेनाल्टी नहीं है। लेवल 1 में आपके 10 से 40% तक की सिमिलरिटीज होती हैं। यहाँ पर आपको मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ के लिए बोला जा सकता है। लेवल 2 में 40 से 60 तक की आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ होगी, 1 एनुअल इंक्रीमेंट रुकेगा और 2 ईयर्स के लिए सुपरवाइजर अलॉट नहीं होगा, सुपरवाइजर को स्टूडेंट अलॉट नहीं होगा। लेवल 3 में जाओगे तो एबव 60% है, मैन्युस्क्रिप्ट वापस करने की बात होगी, 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट रुक जाएगा और 3 ईयर तक आप कोई भी रिसर्च कार्य नहीं करा पाओगे, ठीक है। दूसरा भाई, कौन कौन सी चीजें प्लेगरिज्म से एक्सक्लूड होती हैं, प्लेगरिज्म में नहीं काउंट होती हैं। पहला तो भाई जो क्योटेड वर्क होते हैं, नेसेसरी परमिशन अथवा एट्रीब्यूशंस जो होते हैं। नेक्स्ट ऑन रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ द कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट, इसमें साहित्यिक चोरी को काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ जेनरिक टर्म्स हैं, लॉ हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं एंड इक्वेशंस हैं, उनको प्लेगरिज्म के डिटेक्शन से या प्लेगरिज्म से एक्सक्लूड किया जाता है, उनको छूट रहती है, आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो, इसको प्लेगरिज्म में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं है सवाल में। कह रहा है कि भाई लेवल 1 की साहित्यिक चोरी क्या है, तो हमने कहा कि लेवल 1 के लिए क्या है, 10 to 40% तक की साहित्यिक चोरी है। तो 10% पहला विकल्प, सी 28%, 37%, अर्थात ए सी ई इसका राइट विकल्प होगा। विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 23 अगस्त 2024 को पूछा गया है क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेट करता है। ये क्रॉस मैच कराने वाला सवाल है। कई टाइम ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं और कई टाइम ऐसे भी होता है कि ये जो क्रॉस मैच कराने वाले 4 विकल्प आपको मिलते हैं, उसमें से कुछ एक टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। तो ऐसे सवाल जब आपको देखने को मिले तो उसके लिए 4 में से 5 में से जो भी हो, आप कोशिश करें कि जो विकल्प आप सबसे ज्यादा जानते हैं पहले उसी को मैच कराने का प्रयास करें। तो जैसे देखिए इन 4 में आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, स्टेशन टीचिंग एंड कोऑपरेटिव टीचिंग, ठीक है। हालांकि पता तो लगभग सबके बारे में सबको होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को पता होगा तो वो माइक्रो टीचिंग के बारे में पता होगा, क्योंकि आप बीएड करके आए हो, बीटीसी करके आए हो या एमए किए हो, तो माइक्रो टीचिंग के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम माइक्रो टीचिंग की बतलाते हैं। माइक्रो टीचिंग कब होती है? माइक्रो टीचिंग प्री सर्विस एजुकेशन में होती है, जब आप बीटीसी करते हो, बीएड करते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस हिसाब से तो पहला विकल्प जो दिया है, अ टीचिंग टेक्निक दैट इज स्पेशली यूज्ड इन प्री सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन ऑर्डर टू ट्रेन देम एंड सिस्टमैटिक मैनर। माइक्रो टीचिंग में हम जो प्री सर्विस एजुकेशन ले रहे होते हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ले रहे होते हैं शिक्षक, हम उनको प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रो टीचिंग करते हैं कि भाई उनको पढ़ाना आ जाए, ठीक है। तो पहला का बी का तो पहला हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो बी का पहला कंफर्म हो गया। तो देखिए ये बी का पहला है। अब इसके अलावा अगर आप नहीं आगे बढ़ना चाहते तो मत बढ़ें और इसको टिक करके आगे जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मिले तो उनको आप पहले 4 में से जो सबसे ज्यादा आता है उनको मिलाइए। अगर अब भाई और किसी में नहीं है तो यही आंसर हो गया। अब अगर इसके आगे भी होता, किसी में बी का फर्स्ट और होता तो हमें थोड़ा सा सोचना और पड़ता। अब जैसे तो इसमें से सबसे ज्यादा किसी को जाने, एक व्यापक शिक्षण नाम है, कम्प्रिहेंसिव टीचिंग, मतलब व्यापक शिक्षण का मतलब जो नॉर्मल आप कक्षा में पढ़ते हो। तो कुल मिला के ये क्या है कि इसको देखेंगे तो कम्प्रिहेंसिव टीचिंग आ जाएगा। इसमें वेयर अ टीचर टीच एन इंटायर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या करता है, एक ही बार में पूरी कक्षा को पढ़ाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का चौथा इसका राइट विकल्प हो जाएगा। तो अब बचा क्या, सी। सी का मतलब क्या है, स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग में आप जाएंगे तो सी का दूसरा विकल्प बन रहा है, ठीक है। स्टेशन टीचिंग एक प्रकार की शिक्षण पद्धति ये भी होती है जिसमें जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, कंटेंट को क्या करता है कि विषय सामग्री को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और जो छात्र होते हैं दूसरे शिक्षक के पास जाने से पूर्व एक शिक्षक के पास बैठकर उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये है आपकी स्टेशन टीचिंग। तो ये हो गया आपका सी का दूसरा। और यहाँ से देखेंगे तो ये है कोऑपरेटिव टीचिंग। ये है
कोऑपरेटिव टीचिंग क्या है, वो हो गई तीसरी। अ सिचुएशन इन अ क्लासरूम वेयर टू टीचर्स वर्क टुगेदर इन रिलेशन इन वन क्लास, मतलब एक क्लास में दो शिक्षक साथ साथ एक कक्षा में कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो राइट विकल्प बनेगा वो थर्ड वाला बन जाएगा। तो सबसे पहले आप उन्हीं विकल्पों को मैच कराने का प्रयास करिए जिसको सबसे ज्यादा आप जानते हो सकता है ऐसे में आपका समय भी बहुत बच जाए। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आया होगा। 23 अगस्त 2024 को आईसीटी की यूनिट से पूछा गया एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया है कि कंप्यूटर जनरेशन जो है फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की जनरेशन के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए हैं उनको विकल्प के रूप में नीचे दिया गया है। कह रहा है कि भाई इनको आप सही क्रम में करिए, मतलब कंप्यूटर जनरेशन के क्रम में करिए, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के बीच में जो आपको विकल्प दिया गया है। वो पहला विकल्प है ट्रांजिस्टर, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आपको आईसीटी की क्लास याद है तो आप बाकायदा इसको बहुत आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आईसीटी की यूनिट के पहले ही लेक्चर में हमने आपको कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाया था और उसमें ये बतलाया था कि जो वैक्यूम ट्यूब है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी थी, जो ट्रांजिस्टर है वो सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी थी। आता है थर्ड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में आती है आईसी जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार किया था जेएस केल्वी ने। और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आता है फोर्थ जनरेशन में, अर्थात आप इसको क्रम में करना चाहें तो पहले पे तो आएगा सी, दूसरे पे आएगा ए, सी ए, अर्थात सी ए डी बी इसका राइट आंसर बनेगा। इसको हमने आपको बतलाया भी था, ये स्लाइड भी आपको दिखलाई थी भाई। फर्स्ट जनरेशन में माइक्रो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल आता है, जनरेशन में सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। इसके अलावा भाई अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को देखोगे तो स्पीड इसकी स्लो होती है, सेकंड भी कंपेरेटिवली फर्स्ट से तो ज्यादा होती है लेकिन फिर भी स्लो होती है। थर्ड जनरेशन में मीडियम स्पीड आई, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आ जाने की वजह से स्पीड फास्टर हो गई और एआई आने से स्पीड और ज्यादा फास्ट हो गई। साइज के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइज लार्ज हो गई, मीडियम हो गई, माइक्रो प्रोसेसर आने से माइक्रो कंप्यूटर आ गए, साइज छोटी हो गई और फिफ्थ एआई आने से और भी छोटा हो गया। रिलायबिलिटी के मामले में देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन अनरिलायबल था, ये थोड़ा सा लेस है, ये कंपेरेटिवली सेकंड के मोर रिलायबल है, ये भाई थर्ड से मोर रिलायबल है और ये आपके फोर्थ से मोर रिलायबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। जो सेशंस है इसके ये है, हालांकि सेशन से संबंधित आपसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग अलग किताबों में देखेंगे आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। कई टाइम यही सवाल इस रूप में आपसे पूछ लिया जाता है, क्रॉस मैच कराने के रूप में। इसे फर्स्ट जनरेशन में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आया था आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आया था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर। इस हिसाब से देखेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर, इसका विकल्प तीसरा राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो मैंने आपको बतलाया और समझाया शायद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 23 अगस्त 2024 को पूछा गया ये क्वेश्चन आईसीटी की यूनिट से रिलेट करता है, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पूछा गया है। क्वेश्चन है टू रिकॉर्ड वॉइस नरेशन फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन के लिए आपको वॉइस नरेशन रिकॉर्ड करने हैं। योर कंप्यूटर मस्ट है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या अवश्य होना चाहिए, मतलब कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आपको आवाज रिकॉर्ड करनी है, वॉइस नरेशन रिकॉर्ड करने हैं, तो आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए कि आप उसको रिकॉर्ड कर सको। देखो भाई, जो पहला विकल्प है साउंड कार्ड है, सेकंड इंटरनेट कनेक्शन, थर्ड ऑन स्पीकर, फोर्थ ऑन बाहरी वीडियो पोर्ट और फिफ्थ है माइक्रोफोन। देखिए यहाँ पे आवाज को रिकॉर्ड करने की बात बोली गई है, कहा गया भाई टू रिकॉर्ड वॉइस नरेशन, आवाज को रिकॉर्ड करने की बात की गई है। तो वहां पे इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। स्पीकर भाई आउटपुट देता है, जो आप आवाज रिकॉर्ड किए है उसको सुनाता है, तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक्सटर्नल वीडियो पोर्ट है, एक तरफ से जान लीजिए कि ये डिस्प्ले पोर्ट होता है, ठीक है। तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पे आवाज को अगर रिकॉर्ड करना है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक साउंड कार्ड होना चाहिए, दूसरा भाई एक माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे मैं भी रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है। तो अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक साउंड कार्ड की आवश्यकता होगी, दूसरा माइक्रोफोन की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से इसका ए और ई विकल्प राइट आंसर के रूप में होगा, थर्ड विकल्प इसका ट्रू होगा, थर्ड विकल्प इसका सही होगा।